This audiobook is based on the bilingual story Hamdard Sakoi, Bhag 10, Diary of Agrima, written by Annalone Krishna. ये कहानी अग्रिमा एक लड़की के माध्यम से उसके व्यक्तिगत जीवन में चल रही घटनाओं के कारण उसके मन में चल रहे विचारों, भावों और फिर उसके स्वभावों के माध्यम से किसी के भी लाइफ की इंडिविजुअलिटी को समझाने की लेखक की एक कोशिश है। In this audiobook, you will listen the compilation of Bhag 10.0, that is, Prelude or Background Setup, Bhag 10.1, that is from Diary of Agrima, Bhag 10.2, that is Perspected Endings, which has published on the blog krishnakunal.blogspot.com. Now we start the story from the Prelude or Background Setup. शाम का समय है। अग्रिमा ट्यूशन से घर लौट रही है, अपने बाइसाइकिल को हाथों से धकेलते हुए। नहीं, उसकी साइकिल पंचर नहीं है, बल्कि वो थोड़ा उदास है। क्यों? क्या हुआ था उसे? तो स्त्रियां चरित्रों देवों न जानते, तो फिर मुझे कैसे पता होगा? ये सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है, और वो है अनलोन कृष्णा। उसी के इमेजिनेशन की ये स्टोरी आप पढ़ रहे हो, इन कैरेक्टर्स को जिन्हें आप पढ़कर समझ रहे हो। तो फिर उसके अलावा किसी और को पता होगा क्या? फिर मुझे कैसे पता चला कि अग्रिमा उदास है? ये इसलिए क्योंकि मिस्टी का चेहरा उतरा हुआ है, वो पैदल चल रही है, उसका अगल-बगल में ध्यान नहीं है और वो अपने में ही खोई हुई सी दिख रही है। उप्स, मिस्टेक हो गया। अग्रिमा के जगह मिस्टी बोल दिया मैंने। मिस्टी उसका निकनेम है, जो उसके बड़े भाई ने बचपन में रखा था और सभी उसे उसी नाम से घर और आस-पड़ोस में पुकारा करते हैं। पर इस अध्याय में मिस्टी को रहने दो, अग्रिमा ही ध्यान में रखो। मिस्टी इसके अगले अध्याय में पुकारेंगे। तो हम कहाँ थे? अग्रिमा उदास अपने बाइसाइकिल को लिए घर की ओर जा रही है, अपने बाइसाइकिल को धकेलते हुए। अचानक उसे पंख फड़फड़ाने की, फिर पानी में छपाक की आवाज सुनाई दी। वो दाहिने मुड़ी तो पानी में आगे की ओर बढ़ता हुआ लहर और आसमान में उड़कर आगे दूर जाता हुआ पंछी उसे दिखाई दिया। इस ढलती हुई शाम में मानो कि उसे अपने मन की लहर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने, उड़ान भरने का सलाह देता हुआ, इसका एहसास करवाता हुआ। क्या बात है! चिढ़ जाता हूं कभी-कभी कृष्ण के इस तरह के रोमांटिसिज्म के कारण, मगर कुछ भी बोलो, उसका ये अंदाज बहुत ही खूबसूरत लगता है। खैर, अग्रिमा के दिल को ऐसा एहसास हुआ कि आगे तो बढ़ना है, हाँ पता है मुझे, पर मेरा जो आज है, पहले उसे तो जी लूं। क्या पता कल का सूरज कैसा हो? ये जो ढलता हुआ शाम है, पहले मैं ये शाम तो जी लूं। फिर वो अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। ढलता हुआ शाम, लौटते पंछी, झील का किनारा, लगभग शांत सड़क, मानो उसे ये कह रही हो कि मत कर चाहत उसकी, जिसे कद्र नहीं तेरा। आ जा बैठ और कर मेरे साथ इंतजार तुम। कोई तो होगा जिसे कभी तेरा कद्र होगा। वो ढूंढता फिरेगा तुझको, तब तक रह मेरे साथ गुम। वो बाइसाइकिल को साइड में खड़ा करके सामने ही किनारे पे बैठ गई। It's better to give some time to own self in loneliness, for realize the actual situation, analyze the real problem, come over from pain and find out the solution, then make step to restart, come back, fight again, live again in this life. वो अपने मन में सोचने लगी, जो कुछ भी आज उसके लम्हे बीते हैं, पूरा दिन भर का हाल नहीं, बस अभी कुछ समय पहले जो ट्यूशन से निकलते वक्त बीता। फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम एंड हो चुका था। सभी बैचमेट्स कुछ दिनों की छुट्टियां भी मना लिए। कुछ रिजल्ट का वेट करने लगे, तो कुछ समय को बर्बाद न करते हुए आगे करियर का प्लानिंग करने में लग गए। रुद्र, हिमाद्री, सतीश और रवि का बेसिक अच्छा था, तो वो खुद से कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करने लगे। कोमल और राजेश अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्लासेस ज्वाइन किए। वहीं रुद्र, हिमाद्री, कोमल और राजेश को कंप्यूटर नॉलेज था, पर सतीश और रवि को नहीं, तो वे दोनों इसे सीखने के लिए क्लासेस ज्वाइन किए। चारों एक ही इंस्टीट्यूट में और सेम टाइम पे क्लासेस करते थे। उसी इंस्टीट्यूट पे अग्रिमा भी आती थी, ग्रुप डिस्कशन के लिए, अपनी स्कूल फ्रेंड्स के साथ। हाँ, जानता हूं ये थोड़ा चीप हो गया, मींस सबको लाके एक ही इंस्टीट्यूट में डाल दिए,
पर यार, अगर कृष्ण ऐसा नहीं करता तो फिर आप लोगों को ये जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ उसे वो क्रिएट कैसे करता? समझो, ये स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने के लिए उसका ये करना जरूरी था, कोइंसिडेंस क्रिएट करने के लिए। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। राजेश कोमल को चिढ़ाते हुए बाहर निकला। क्या हुआ था ये आपको आगे पता चल जाएगा। इंस्टीट्यूट के ऑपोजिट में रोड के किनारे राजेश अपनी बाइक पार्क किया था, जिसमें वे दोनों एक ही साथ आते जाते थे। घर जाने के लिए वे दोनों रोड क्रॉस कर ही रहे थे कि सामने रुद्र की बाइक अचानक से रुकी। क्या करते हो यार, ब्रेक नहीं लगता और तुम्हारे ऊपर चढ़ जाता तो? रुद्र रोब दिखाते हुए राजेश को बोला। राजेश बोला, ये टॉपिक फिर कभी, पता है आज कोमल के साथ क्या हुआ? बाइक के पीछे से हिमाद्री बोली, ये सब बाद में, पहले मुझे ड्रॉप करके आओ। वैसे राजेश का एक्साइटमेंट बता रहा है कि इतनी जल्दी ये बात इसके पेट में पचने वाली नहीं। राजेश पेट में हाथ रखकर हंसते हुए बोला, हाँ जाओ, जल्दी आना। रोड क्रॉस करने के बाद मैंने उनसे कहा, अरे राजेश भैया, सतीश भैया आपको वेट करने बोले हैं। राजेश बोला, अच्छा, लगाओ फिर तब तक दो जगह धूसका। भारत के झारखंड राज्य में बाजारों के ठेलों में बिकने वाला एक तरह का स्वादिष्ट व्यंजन, जिसे टमाटर पुदीना की चटनी के साथ अगर खाओ तो आनंद ही आ जाता है। इन्हें दोनों पत्तों के बने बोल में मैंने दिया ही था कि सतीश और राजेश भी आ गए। अरे भैया, बस इन्हें ही दोगे क्या? हमें भी भूख लग रही है। राजेश पूछा, अरे आज तुम दोनों का प्रैक्टिकल बहुत जल्दी खत्म हो गया। सतीश बोला, हुआ नहीं है, जल्दी आए हैं, कुछ बात करनी है। रुद्र भी हिमाद्री को ड्रॉप करके आ गया और बोला, पता नहीं क्या जादू है भैया के हाथों में, इनके ठेले के सामने आते ही मुंह में पानी आने लगता है। भैया एक जगह मुझे भी देना। उप्स, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, उस वक्त मैं अग्रिमा के साथ था और अभी ये लोग मुझसे बातें कर रहे हैं। उस वक्त मैं इनकी कहानी सुना रहा था, अभी मैं ठेले वाला हूँ। अरे मैं तो समय हूँ ना, मैं हर जगह हूँ। हर एक कैरेक्टर से किस्मत के लिखे प्ले को मैं ही तो एक्ट करवाता हूँ। हर किसी से जो बोलना हो करना हो सब मैं ही तो करवाता हूँ। सब मैं ही तो बोल रहा हूँ और सब मुझसे ही तो बोल रहे हैं। खैर, आप मुझे इस टाइम ठेले वाले भैया का कैरेक्टर मानकर आगे बढ़ सकते हो, आसान रहेगा। नाउ कम बैक टू द स्टोरी। राजेश बोला, कोमल को आज एक लड़के ने प्रपोज किया। रुद्र एक्साइटमेंट के साथ, सच में? कोमल, क्यों, मुझे कोई प्रपोज नहीं कर सकता? सतीश पूछा, फिर आगे ये क्या की? राजेश बताया, कोमल ने कहा कि शी हैव अ बॉयफ्रेंड। बताओ यार, कौन है इसका बॉयफ्रेंड? कोई यकीन करेगा? रुद्र पूछा, तो इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? बेकार में कोमल को ऑकवर्ड कर रहे हो। राजेश बोला, वो तो मुंह लटका के निकल गया, लेकिन उसके पीछे एक लड़की आई और कोमल को धमका के गई कि तू साली बाहर निकल, फिर बताती हूँ। बताओ यार, एक लड़की दूसरी लड़की को धमका रही है। इसको बोलने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था। किसे यकीन होगा इसकी बात पे? कोमल अपने माथे से हाथ हटाते हुए बोली, अबे वो उसकी मुंह बोली बहन है तो चिढ़ेगी नहीं, उसके भाई को कोई ऐसे मुंह पे रिजेक्ट करेगी तो? राजेश बोला, इतना तरस आ रहा है तो फिर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती ना, रिजेक्ट क्यों की? कोमल बोली, चल हट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग टू रिलेशनशिप। जिंदगी में बरसों बाद इतना फ्री फ्री महसूस हो रहा है। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो रिलेशनशिप में आके फिर से लिमिटेशंस में फंसूं? पापा को, खुद को जो प्रॉमिस किए हैं उसको पूरा करने से पहले ये सब के बारे में सोचना ही नहीं है। और तुम कैसा दोस्त है? सतीश इतनी मेहनत करके पापा को मनाने में मेरी हेल्प किया और तुम मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा है। राजेश बोला, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम कितना खुद को कंट्रोल में रखती हो कि अगर कोई बहकाएगा तो? कोमल बोली, हे प्रभु, आप मेरी ऐसी परीक्षाएं कृपा करके ना लें, मैं अगर भटक गई तो? रुद्र बोला, सतीश है ना, ये वापस तुम्हें ले ही आएगा, तुम टेंशन मत लो। सतीश बोला, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। एक लड़की ताव में आके बोली, साली तू अपने आप को समझती क्या है? तू कुछ भी बहाना मारेगी और हम मान लेंगे क्या? वो लड़का जो कोमल को प्रपोज किया आया और उस लड़की को खींचते हुए ले जाते हुए बोला, यार जाने देना बात को, तू चल यहां से। वो गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं, तुम्हें रिजेक्ट करने का इसके पास एक पर्टिकुलर रीजन कम से कम होना चाहिए। कोई इसका बॉयफ्रेंड है, ये बहाना नहीं चलेगा। कोमल को घूरते हुए, वैसे कौन है तेरा बॉयफ्रेंड? कोमल मुंह खोली ही थी कि राजेश। वो बोली,
ये छिछोरा, इसके सिर से शिवी का भूत उतरे तब तो किसी के बारे में सोचेगा। कोमल बोली, अरे नहीं, पूरी बात तो सुनो पहले। मैं तो राजेश, सतीश और रुद्र से पूछ रही थी कि यूं इस तरह सबके बीच ढिंढोरा पीटना सही होगा। वो लड़का बोला, जाने दो ना इस टॉपिक को, बाकियों की तरह इस टॉपिक को भी मैं पास्ट बना देना चाहता हूं। क्या फर्क पड़ता है कि कोमल मुझे या किसी और को पसंद करती है या नहीं? मुद्दे की बात यह है कि उसने मुझसे झूठ कहा, क्योंकि ये नहीं चाहती कि मैं इसके पीछे पड़ूं या इसे दोबारा तंग करूं। आई अंडरस्टैंड इट यार, दैट्स इनफ फॉर लीव हर इनटू द पास्ट। हर कोई अपनी हर बात हर किसी से शेयर नहीं करते। आई अंडरस्टैंड हर प्राइवेसी, लेट्स लीव इट। कोमल बोली, सॉरी गणेश, मैंने झूठ बोला, बट आई होप कि तुम्हें कोई ऐसी जल्दी ही मिले जो तुम्हें समझे और तुम्हारे दिल की केयर करे। गणेश बोला, मेरे लिए अगर कुछ 10 सेकंड भी बीत गया, वो मेरे लिए पास्ट बन गया, जिसे मैं कभी बदल नहीं सकता। मैं इस चीज को भी भूलकर आगे बढ़ना चाहता हूं, इसलिए तुम लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को पास्ट में दफन कर दो। और वो उस लड़की को लेकर वहां से चला गया। राजेश बोला, तो लेट द टॉपिक विल बी चेंज्ड। कोमल बोली, तो बताओ सतीश, हमसे मिलना क्यों चाह रहे थे इस तरह? सतीश बोला, यार मैं काफी पहले से नोटिस कर रहा हूं, रवि और वो, क्या नाम है उस लड़की का, जिसके साथ जब इसका नजरों से नजरें मिलती थी तो साइलेंटली इनके बीच इमोशंस होने का एहसास होता था, मगर कल जब इन दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी तो ये नजर झुकाकर आगे बढ़ गया और मुझे उसका दिल टूटने का जैसा एहसास हुआ। रवि सतीश को बोला, क्या तुम तब से वही बात को लेकर परेशान हो? ऐसा कुछ नहीं है, हटाना इस बात को। सतीश बोला, देख यार, हम दोस्त हैं, कुछ बात है तो बताना। क्या नाम है? सही समय नाम ही भूल जाता हूं। कोमल जोर से आवाज दी, अग्रिमा। सतीश बोला, हाँ हाँ वही। मगर तभी सतीश को ये ध्यान आया कि कोमल किसी को आवाज दे रही थी। वो पीछे मुड़कर देखा तो अग्रिमा रोड क्रॉस कर रही थी। रवि बोला, सब शॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कोमल को कहा, और कुछ चाहिए दीदी? और आप लोगों को भैया? रवि बोला, मेरा हो गया, मुझे जल्दी जाना है, कुछ काम है। सतीश बोला, देखा कैसे निकल रहा है अब तुरंत। राजेश काम डाउन का इशारा किया और बोला, कोई बात नहीं, जाने दो इसे। रुद्र बोला, मेरा भी हो गया, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे भी जल्दी पहुंचना है। पैसे पे कर देना, पर परसों मैं करूंगा, आज ट्यूशन फी मिलने वाला है। और रुद्र मुस्कुराकर एक आंख मारा। रवि अग्रिमा को देखा, नजर मिली तो उसे झुका लिया और रुद्र की तरफ मुड़ गया, मानो जैसे कि एक उम्मीद की किरण हो अग्रिमा की आंखों में, जो कि रवि के इस बर्ताव से अचानक से खो गई। रुद्र बाइक पे ही बैठा हुआ था। रवि उसके हाथ से दोने को लेकर डस्टबिन में डाल दिया, फिर अपना हाथ धोया और रुद्र के भी हाथों को धुलाया और फिर वहां से चला गया। इधर कोमल ने 2 समोसे लिए, अग्रिमा ने 1 समोसा 1 धुसका, सतीश और राजेश भी सेम। कोमल बोली, अग्रिमा। राजेश खांसते हुए बात को बीच में काटा और कहा, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि बात क्या है। मुझसे कहा, भैया थोड़ा चटनी देना। सतीश बोला, थोड़ा मुझे भी। कोमल बोली, और 1 जिलेबी भी। सतीश सार्केज्म किया, कितना खाएगी भुक्खड़, मोटी हो जाएगी एक दिन। अग्रिमा पूछी, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? सतीश के मोबाइल में मैसेज घुसा, आई ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो आफ्टर माई क्लास। रुद्र। सतीश बोलने वाला ही था कि तुम, और राजेश इशारा करके उसे फिर से रोक दिया। राजेश बोला, अग्रिमा के भैया कॉल किए थे रवि को, जिस दिन तुम्हारा ट्रेन था और हम लोग स्टेशन पर थे। जस्ट तुम्हारे कॉल काटते ही वो रवि को धमका रहे थे इससे दूर रहने के लिए। एंड बिकॉज रवि गिव्स हिज प्रायोरिटी फर्स्ट टू हिज फैमिली, वह इसे इग्नोर करके खुद को इससे दूर रखने की कोशिश कर रहा है। बस किस्सा इतना ही है। मैं मन ही मन मुस्कुराया उसकी बात को सुनकर। यार, किस्सा जितने हम जानते हैं, कहानी सिर्फ उतना ही नहीं होता। बस इसलिए कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड होता है। कोमल बोली, वो ऐसा क्यों किए? इस तरह किसी पे भी इल्जाम लगाना। सतीश गुस्सा हो गया, तो तुम लोग ये बात पहले क्यों नहीं बताया? राजेश बोला, काम डाउन, एवरीथिंग इज शॉर्टेड। कोइंसिडेंटली उस टाइम फोन मेरे पास था, मैंने बात की थी। इस बात को और ज्यादा बढ़ाओ मत, लीव इट। अग्रिमा के मुंह से अनायास ही निकल गया, हार्टलेस। सब शांत हो गए और अग्रिमा को देखने लगे। जब उसने गुस्से से नजरें ऊपर की तो सबने अपनी नजरों को हटा लिया। राजेश को लगा कि कहीं उसने हार्टलेस उसे तो नहीं कहा। सतीश को लगा कि शायद वह हार्टलेस अपने भाई को बोली। हु नोज, स्त्रियां चरित्रम देवो न जानन्ते। बट कोमल तो एक लड़की थी, फिर एक लड़की अगर लड़की की फीलिंग्स को नहीं समझेगी तो भला और कौन समझेगा? कोमल को डाउट हो रहा था कि अग्रिमा हार्टलेस रवि को बोली,
पॉसिबिलिटी तो तीनों की रियलिटी में एग्जिस्ट करने की थी, मगर तीनों के रीजंस, इफेक्ट्स एंड रिजल्ट अलग-अलग थे। अग्रिमा के दोने में एक समोसा आधा था, जिसे मन तो किया कि वह उसे फेंक दे, मगर अन्न का अपमान वह कभी नहीं करती। इसलिए वो फेंके हुए दोनों के बीच बचा हुआ खाना ढूंढते हुए गली के आवारा कुत्तों के पास गई और दोने को सामने रखकर उसे सहलाई। फिर आई और हाथ धोए और पैसे निकालने लगी। कोमल उसको रोकी कि हम दे देंगे, लेकिन वह अपना पैसा देकर थोड़ा बगल में खड़ी साइकिल का लॉक खोलकर चली गई। सतीश टेक्स्ट टाइप किया, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, डोंट गेट वरीड। नोटिफिकेशन आया, मैसेज सेंट। अग्रिमा बैठी हुई है, सामने झील है, अंधेरा धीरे धीरे करीब आ रहा है। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में बैठा हुआ है। अग्रिमा के मुंह से निकला, रवि। उसने अग्रिमा के हाथों को अपने हाथ में लिया, उसके जुल्फ सवारे और अग्रिमा के गाल पे हाथ रखकर कहा, कहाँ गया तुम्हारा खिलखिलाता चेहरा, वो मुस्कान जिसमें मैं खो जाता था। क्यों सूना है तुम्हारी सपनों की दुनिया, ये आंखें जिनमें कभी मैं खो जाता था। तुम हंसती थी तो हंसी में मैं अपने दुखों को भूल जाता था। तुम्हारी आंखों से झलके सपनों में मैं अपने आप को भूल जाता था। तुम्हारे माथे पे बन रही चिंता की लकीरों से कितना बेचैन मैं होने लगा हूँ। तुम्हारे होठों की उदासी को देखने के बाद मैं अपनी खुशी को खोने लगा हूँ। अग्रिमा अपनी आंखों को रवि के उसके गाल पे हाथ रखते ही बंद कर ली थी। उसे पानी में छपाक की आवाज सुनाई दी। शायद कोई मेढक होगा जो पानी में कूद गया होगा। उसने अपनी आंखों को खोला तो उसके सामने कोई नहीं था। वह यहाँ पर अकेली थी। रवि बस उसका एक वहम था। उसे महसूस हुआ कि शाम में झील के किनारे पर लगे हुए स्ट्रीट लाइट के लैंप से, जो कि रोशनी का प्रतिबिंब पानी में बनता हुआ और उसकी किरणें अग्रिमा के चेहरे को सेंकते हुए उससे ये कह रही हो कि क्यों तड़प रही हो तुम इस कदर जान, आओ ना, तुम्हारे दिल को मैं सुकून देता हूँ। क्या हो गया अगर कुछ खो दिया है तुमने, आओ ना, तुमको मैं फिर से पाने की जुनून देता हूँ। क्या करोगी तुम यूं ही मायूस बैठे रहकर, आओ ना, मिलकर फिर से एक सफर शुरू करते हैं। फिर चली जाना तुम अपने रास्ते में। आखिर क्यों लोग नई शुरुआत करने से डरते हैं। थोड़ी देर में वह उठी और अपने घर को निकल गई। उसके दिल की बात हम भले न समझ पाए हों, लेकिन उसके मन में क्या है उसे पता लगाया जा सकता है उसके डायरी को पढ़कर। अब आप कहोगे कि किसी के पर्सनल डायरी को पढ़ना गलत बात है, पर डियर रीडर्स, आप एक बात शायद भूल रहे हो कि अग्रिमा एन अलोन कृष्णा की क्रिएट की हुई फिक्शनल कैरेक्टर है। साथ ही इससे जुड़ी हर एक चीज कृष्णा का लाइफ एक्सपीरियंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग का रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं किसी का भी पर्सनल डायरी नहीं पढ़ने जा रहा, बल्कि मैं कृष्णा के आर्ट ऑफ डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स का नमूना अग्रिमा के डायरी के रूप में पढ़ूंगा। रात हो चुकी है, खाना का तैयारी अग्रिमा की भाभी कर रही है। दिसंबर का महीना है, ठंड है। घर से बाहर गार्डन में लगे पेड़ के पत्ते जो सूख कर नीचे झड़ गए थे, उन्हें जमा करके और कुछ सूखे लकड़ियों को बेंच के सामने जलाकर सेंकते हुए अग्रिमा अपने मन में उमड़ रहे भावनाओं को लिख रही है अपनी डायरी में। इस भाग का ये किस्सा यहाँ समाप्त हुआ। कहानी अब अगले भाग में। Take a short break before continue the story, or let we continue the story from Diary of Agrima. सोच रही हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ, पर शायद शुरू से ही शुरू करना आई थिंक कि सही होगा। May sometime I shall jumble my past, but if I can start it from the beginning, I shall understand myself while I shall read in this diary. Years ago, I born on 24th September. Year? वो मैं नहीं बताने वाली। लड़कियां अपना परफेक्ट एज नहीं बताती। अच्छा ठीक, मैं तो खुद के लिए ही लिख रही हूँ ना। ये मेरी डायरी है जिसे कोई पढ़ने वाला है ही नहीं बाद में। मैं शायद खुद को ही पढ़ रही होंगी अपने हाथों में लिए, अपने पास्ट को याद करते हुए अपनी इस डायरी को। तो आई एम 21 ईयर्स ओल्ड नाउ। बाकी विच कैलेंडर ईयर ये कैलकुलेट कर लेना। शुरुआत में ही जिस तरह बकबक करना शुरू कर दी, शायद आपको लगता होगा कि मैं कितना बोलती होंगी या मैं बहुत फ्रैंक हूँ। नहीं, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे ज़्यादा लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। सबसे ज़्यादा मैं खुद की ही कंपनी को एंजॉय करती हूँ। मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाती। जैसे रवि, सतीश, कोमल, रुद्र, हिमाद्री, राजेश का ग्रुपिंग है, मेरी कोई ग्रुप नहीं है। मैं हमेशा अपने आप से मतलब रखती हूँ। उनकी तरह मैं मटर गश्ती नहीं करती। खुदा बनाकर मुझे इस धरती में भेजने के बाद कभी तो सोचा होगा कि देखूं कैसी है इस दुनिया की भीड़ में। खुदा देखकर मुझको और मेरी जिंदगी को कभी तो सोचा होगा
कि क्यों अकेली रहती है इस दुनिया की भीड़ में। सब दिया, फैमिली दिया, किस्मत दिया, मोहब्बत दिया, फिर क्यों मैं ऐसी हूँ? फिर क्यों मैं तन्हा रहती हूँ इस दुनिया की भीड़ में? मैं किसी को अपने क्लोज जल्दी आने नहीं देती। मैं जल्दी किसी से घुल मिल नहीं पाती। दिल में बहुत कुछ रहता है शेयर करने के लिए। मन करता है कि जो कुछ भी इस दिल में है उसे किसी के सामने पूरी तरह निकाल दूं, मगर ऐसा कोई है नहीं जिस पे मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकती हूँ। अभी भी डर लग रहा है, अगर इस डायरी को किसी ने पढ़ लिया, जो मैं लिख रही हूँ उसे अगर कोई पढ़ लिया तो क्या होगा? मेरे दिल की धड़कन थोड़ी शायद बढ़ गई है। मुझे महसूस हो रहा है, मन मुझे समझा रहा है, स्वीट हार्ट, डोंट वरी, no one gives such importance to you. So she get interested in giving time to understand you. They think you're senseless. You're still not mature for take your own decision for your own life. So don't worry. No one will read this diary except you. मेरे पैदा होने पर कोई सरप्राइज नहीं हुआ। मैं एक्सपेक्टेड थी। मेरे भैया सबके दुलारे थे और वो एक बहन चाहते थे। इसलिए सबने यही भगवान से प्रेयर किया कि घर में एक बेटी ही हो। तो जब मैं हुई, उनका हैप्पीनेस और भी बढ़ गया। मुझे भी सबने प्यार से अपनाया और मुझे खूब प्यार दिया। लोग इसे मेरी गुड लक मानते हैं। उन्हें लगता है कि आप कितने लकी हो अगर आपको सभी प्यार करते हैं, आपकी सब केयर करते हैं, आपको सब सपोर्ट करते हैं, आपको सब प्रमोट करते हैं। आप कितना लकी हो ना अगर आपको ये सब मिले तो। आखिर जिसे पाने के लिए लोग अपनी होल लाइफ स्ट्रगल करते हैं, आपको जन्म के साथ मिल गया होता है। बट डियर फ्रेंड, here remember only a single statement: you're not me, you're not in my place, you can't understand my feelings, you can't understand my problem or situation. भैया ने पहले से ही सोच रखा था, मेरा नाम होगा मिष्टी। बांग्ला भाषा में इसका मतलब होता है मिठाई। वैसे भी मैं थी ही बचपन से बहुत स्वीट, लेकिन माना कि भैया को ये नाम बहुत पसंद था, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा नामकरण नहीं होता। पुरोहित ने मेरा नाम रखा अग्रिमा, जिसे बाकियों ने भी एक्सेप्ट किया। भैया उस वक्त जिद पर अड़ गए कि मेरा नाम मिष्टी ही होगा। फिर सबने उस सिचुएशन को संभालने के लिए भैया के बात को उस वक्त मान लिया। सभी मुझे मिष्टी के नाम से ही पुकारने लगे। मगर जब आप बच्चे होते हो तो आपको लाइफ ब्लैक एंड वाइट जैसे दो ही कलर की लगती है, एक जो आपके फेवर में होती है और दूसरी जो आपके अपोज में। कोई चीज़ हमारे फेवर में हो तो हम खुश हो जाते हैं और अपोज में हो तो अपसेट होकर रूठ जाते हैं। बस इतनी सी ही तो जिंदगी होती है हमारी। कितना खूबसूरत लगता है ना बचपन की यादें। मगर ये कोई फेरी टेल्स की तरह ही नहीं है तो फिर क्या है? लाइफ में डिसीजन बस अपने पसंद नापसंद के बेसिस पे तो हम ले नहीं सकते। किसी का नाम आगे चलकर उसका पहचान बनते हैं, इसलिए किसी का नाम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। मुझे घर में भले सब मिष्टी बुलाते हों, मगर स्कूल में एडमिशन के टाइम मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम अग्रिमा ही फॉर्म पर भरा। भैया रूठ गए, पर इस बार अपने डिजायर के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की बारी मम्मी पापा की नहीं बल्कि भैया की थी। कमाल की बात पता है, ये सारा प्रॉब्लम मेरे नाम को लेकर हुआ, मगर मुझसे किसी ने मेरे पसंद नापसंद के बारे में जानना जरूरी नहीं समझा। मेरी फीलिंग्स पर किसी का ध्यान ही नहीं गया कि उस वक्त मैं कैसा महसूस कर रही थी जब मेरे अपने मेरे लिए ही आपस में एक दूसरे को अपोज कर रहे थे। ये फर्स्ट टाइम था जिसे याद करके मुझे ये एहसास हुआ कि अपनों का प्यार जब मोह बन जाता है तो वो हम पर अपना हक जताने लगते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जितना अधिकार उनका आप पर है उतना ही आपके ऊपर किसी और का भी हो सकता है। उससे ज्यादा आपकी खुद की भी इंडिविजुअलिटी होती है। खैर, उस वक्त तो मैं बस गोद में खेलने वाली एक बच्ची थी, इसलिए मेरी इंडिविजुअलिटी की बात को साइड में रख देते हैं। मगर उस वक्त भैया भी तो बच्चे ही थे। भले वो अपने पैरों पे खेल कूद लेते थे, मगर थे तो वो भी बच्चे ही। तो उस वक्त किसी के बात की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अगर होती तो वहाँ होती हमारे गार्डियंस की। मगर फिर भी भैया जिद पर अड़ गए कि मेरा नाम मिष्टी ही होगा। इस बार कोई उनकी जिद को मानने वाले थोड़ी थे। कुछ दिन नाराज रहे, फिर खुद को कॉम्प्रोमाइज कर लिए बड़ों के डिसीजंस को मानकर। वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे मिष्टी नाम बिल्कुल पसंद नहीं था। दिन भर भैया मेरा गाल खींचकर मिष्टी सो स्वीट करते रहते। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जैसे कि मैं उनकी डॉल हूं। मेरी कोई इंडिविजुअलिटी है ही नहीं। अग्रिमा नाम कोई खास लगा नहीं, पर काम चलाओ ठीक ही था। मेरा स्कूल में एडमिशन बहुत जल्दी करवा दिया गया। ऐसा नहीं था कि मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे, उन्हें मुझसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस थी। दे आर अंडरस्टैंडिंग। सारी फसाद के जड़ भैया ही थे।
वो स्कूल लेट से जाते और जल्दी भाग आते, वो भी सिर्फ मेरे साथ खेलने के लिए, जैसे कि मैं उनकी बहन नहीं, उनकी डॉल थी। कई बार तो मम्मी को टीचर से डांट सुनना पड़ता था, क्योंकि भैया स्कूल प्रेयर के बाद पहुंचते थे। वो मेरी केयर बहुत ज़्यादा करते थे, इतने ज़्यादा कि एक पल भी वो मुझसे दूर नहीं रह पाते। उनको स्कूल टाइम पर रेगुलर करने के लिए मेरा भी एडमिशन करवा देना चाहिए, ऐसा टीचर्स ने मेरे मम्मी पापा को सजेस्ट किया। उन्होंने इस चीज़ को मान लिया और मेरी लग गई। मुझे ठीक से अपना बहता हुआ नाक पहुंचने की तो रहने दो, ठीक से किसी का नाम तक नहीं ले सकती थी, और मुझे स्कूल में डाल दिया गया। भैया हर पीरियड के ब्रेक में मुझसे मिलने आते। उस वक्त थोड़ी राहत होती, वरना उन सभी अनजान बच्चों के बीच मुझे डर लगता था। मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई, साथ ही मेरी कई फ्रेंड्स भी बनती गई। जैसे जैसे मेरी फ्रेंड लिस्ट बढ़ती गई, मुझे उनके साथ अच्छा लगने लगा। मैं उनके साथ खेलने लगी, रेगुलर स्कूल जाने लगी। जिस दिन स्कूल बंद होता या किसी कारण में स्कूल नहीं जाती, मुझे बिल्कुल बोरिंग महसूस होता। उनके बीच मुझे एहसास होता कि मैं किसी की गुड़िया नहीं हूँ, बल्कि मेरी भी कोई इंडिविजुअलिटी है, मेरी भी अपनी पसंद नापसंद है, मेरी भी अपनी इच्छाएं होती है जिसे मैं कभी बोल नहीं पाती, क्योंकि मेरे लिए मेरे बड़े सब कुछ मेरे कुछ भी विश करने से पहले ही पूरी कर दिया करते, और रही सही कसर भैया अपनी पसंद नापसंद से कर देते। हम बड़े तो हुए, मगर भैया की केयरिंग में कोई अंतर नहीं आया। वो अब भी हर इंटरवल में मुझसे मिलने आते और मेरी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते। वो कोशिश करते कि मेरे आंखों से एक कतरा आंसू तक ना बहे। बिल्कुल अपनी डॉल की तरह केयर करते। कोई भी कहता कि देखो एक भाई अपनी बहन से कितना प्यार करता है, उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। मगर आप ही सोचो कि यह ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे तो कोई एडिक्शन नहीं है? हर वक्त मुझे अपनी नज़रों के सामने देखना चाहना? हाँ, मानती हूँ कि उन्हें फ़िक्र होती है, मगर क्या मेरी खुद की प्राइवेसी नहीं है? मेरे भी फ्रेंड्स थे, मुझे भी खेलना अच्छा लगता था, ख्वाहिशें करना अच्छा लगता था, अपनी पसंद के खेल खेलना अच्छा लगता था। एक टाइम आया जब मैंने ठान लिया कि इनफ, अब बहुत हो गया, और अपनी ख्वाहिशों को भैया की अपोज जाकर भी बड़ों के सामने रखने लगी। मेरी याद से वो पल था जब भैया और मेरे बीच दरार आना शुरू हो गया। शायद क्योंकि इसके बाद से ही वो पहले की तरह अब मुझ पर हक नहीं जताते, मगर इनडायरेक्टली मुझसे बिना कुछ बोले या बताए ही जो मेरे लिए करते, मुझे महसूस होता था कि वो अंदर से अब भी नहीं बदले, बस बाहर अब पहले की तरह शो नहीं करते। भैया को अब कम समय मिल पाता मेरे साथ स्पेंड करने के लिए। ज़्यादातर समय मैं अपनी सहेलियों के साथ टाइम स्पेंड करती। मुझे उनके बीच इम्पॉर्टेंट होने का एहसास होता था। घर में सभी मुझे गाइड करते रहते, ये करो, ये ना करो। मुझे उनके बीच ओपनली बिना किसी के गाइडेंस में रहकर डिसीजन लेने का मौका मिलता। मुझे रिस्क लेने का मौका मिलता, अपनी गलतियों से सीखने का और उन्हें सुधारने का मौका मिलता। मगर मेरे भैया को, उन्हें तो कभी मुझे हारते हुए देखना ही नहीं था ना। मेरी हर एक मिस्टेक पर उसकी वजह फाइंड करके सबसे पहले तो मम्मी पापा से डांट सुनवाते, ताकि मैं रिस्क लेने की कोशिश ही ना करूं। फिर खुद ही उसका सल्यूशन बिना मुझसे पूछे ही कि मैं ठीक कर सकती भी हूं कि नहीं, वो उसका सल्यूशन कर देते। साथ ही उन्हें बस मौका मिलना चाहिए होता था जब वो ये कंप्लेन करें कि मैंने इस फ्रेंड के बहकावे में आकर ये काम किया, या फिर इसके कारण मुझसे ये मिस्टेक हुआ, या मेरी ये फ्रेंड के संगत में रहकर मैं बिगड़ रही हूँ, ताकि मैं उनसे दूर रहूं और ज़्यादातर समय उनको ही दूं। देखने में कितना अच्छा लगता है आपको एक ऐसा भाई मिला हो किस्मत से जो आपका इतना ज़्यादा केयर करता हो। मगर प्रॉब्लम भी तो यही है कि कोई आपकी केयर इतनी ज़्यादा करते हो कि आपके लिए हर वो काम करने की कोशिश करें जो उनके हिसाब से सही लगे। ये भी बहुत अच्छी बात होती है कि आपको आपके अपने हमेशा जीतते हुए देखना चाहते हों, वे आपको हमेशा एक विनर की तरह देखना चाहते हों। लेकिन इसके लिए मुझे रिस्क लेने के लिए भी सीखना चाहिए था ना। जीतने से पहले मुझे हार कर भी खुद को संभालने के लिए सीखना चाहिए था ना। क्या सिचुएशन हमेशा वैसी होती है जैसा हम सोचते हैं? हो सकता है जो मुझे मेरे अपने सपने दिखा रहे हों वो बाद में उसे पूरा ना कर पाएं, या मुझे पूरा करने के लिए सपोर्ट ना कर पाएं। क्या पता, मुझे उस सिचुएशन के लिए ढलने देना चाहिए था ना। मुझे रिस्क लेने देना चाहिए था ना। मुझे भैया की केयरिंग से ज़्यादा उनकी मेरी फ्रेंड्स से जेलसी दिखता था। इसका असर मेरे फ्रेंड सर्कल में भी पड़ा। कुछ को इस तरह का डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं होता, वो मुझसे दूरी बनाने लगी। इस तरह मेरे अपनों की इंटरफेयर मेरी इंडिपेंडेंसी के लिए खतरा बनने लगा। मुझे अब लिमिटेशंस महसूस होने लगा था। दोस्ती,
एक ऐसा रिश्ता जिसे हम अपनी चॉइस से बनाते हैं, ना कि खून का ऐसा रिश्ता जिसे निभाना हमारी मजबूरी होती है। हाँ, शादी भी खून का रिश्ता नहीं होता, मगर हम उसे इंडिपेंडेंटली चूज कहाँ करती है। हम खास करके लड़कियां किससे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, दूसरे डिसाइड करते हैं। हमारी तो बस रजामंदी मांगी जाती है, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए, जिसे अगर ना मानो तो इमोशनल ड्रामा शुरू। प्यार से, जिद से, ताने मारकर, किसी किसी को जबरदस्ती, मगर हमें तो किसी ना किसी तरह मना ही लिया जाता है। यहाँ तक कि हम उनके डिसीजन को मानकर खुश रहेंगे, हमें ये समझाने से पहले ये तक नहीं समझा जाता कि हमारी खुशियाँ किस में है। शुरुआत में जब भी हम किसी को अपना फ्रेंड बनाते हैं, तो हमारे मन में उनको जानने की, उनको समझने की, उनके करीब जाने की एक्साइटमेंट होती है। इसके लिए हम उन्हें अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की कोशिश करते हैं, उनकी मदद करने या लेने की कोशिश करते हैं, ताकि इसी बहाने ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ वक्त मिले। जब मेरी टीनेज शुरू हुई तो ठीक इसी तरह मैं भी ज़्यादा वक्त अपनी सहेलियों के साथ बिताने लगी। फिर आई वही बात कि मैं उनके साथ साथ रहने से बिगड़ जाऊंगी। भैया इस बात को मन में बिठाकर मुझे हमेशा टोकते रहते, पर अंदर की बात बताऊं, उनकी आंखों में मुझे इस बात का डर से ज्यादा मेरे साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना चाहते थे। अब तक वो मुझे ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, मुझसे दूर भी नहीं रह पाते। वो चाहते कि मैं हमेशा खुश रहूं, इसलिए मेरे लाइफ के डिसीजंस भी लेते, और मैं अपनी सहेलियों के साथ वक्त बिताती थी, इसलिए वो उनसे जलते भी थे। मगर अब जो हमारा एज था, मुझे सहेलियों के साथ ज्यादा टाइम रहना अच्छा लगता था, और उन्हें किसी ऐसे पर्सन की कमी खलती थी जो उन्हें समझे। पर मैं भैया की इस सिचुएशन को उस वक्त समझती नहीं थी ना। ऊपर से जैसे सभी मुझे हमेशा से एक गुड़िया की तरह ट्रीट करते थे, मुझे घुटन होती थी। इसलिए मुझे भी मौका चाहिए होता था जब इनसे निकलने का मौका मिले, और मैं भी फील करूं कि आई एम नॉट अ डॉल, आई एम अ लिविंग ह्यूमन बींग। आई थिंक कि टीनेज के लास्ट में जब हमारा माइंड मेच्योरिटी को पारा होता है, सभी को लोनलीनेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लोनलीनेस इज़ बेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, आवर फीलिंग्स एंड प्रॉब्लम्स। सबसे पहले अपने उस एज में मेरे भैया, फिर मैं, और बाकियों को भी सेम एक्टिविटीज़ करते हुए मैं देखी हूँ। लोनलीनेस पसंद करने के अलावा अपनी प्रॉब्लम्स को खुद में छिपाना, किसी से अपने थॉट्स शेयर ना करना, हमेशा सीखने को अट्रैक्ट होना, बातों में अनसर्टेनिटी होना मीन्स अपनी बात पे टिके ना रह पाना, किसी से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने से डरना, अपनी फीलिंग्स को पीक पे बेकाबू महसूस करना, जैसे कि डर, अहम, चाहत, लत, गुस्सा, पछतावा, बहकावे में बहना, इंस्टेंटली ऐसे डिसीजंस लेना या कोई काम करना जिससे बाद में पछतावा होना। स्कूल के लास्ट डेज में भैया बिल्कुल ही अकेले रहने लगे, और मुझे किसी की फीलिंग्स की उस समय उतनी समझ नहीं थी, तो मैं भी उनके सिचुएशन को नहीं समझ पाई और अपने फ्रेंड सर्कल में ही खुश रहती थी। भैया के साथ साथ टाइम ना के बराबर ही स्पेंड करती थी। लेकिन अब जब बीते पलों को याद करती हूँ तो मुझे भी गिल्टी महसूस होता है कि जब मेरे भैया को किसी ऐसी पर्सन की ज़रूरत थी जो उन्हें समझे, मैं, जिनकी वो हमेशा से अपने जान से भी ज़्यादा केयर करते आए हैं, उन्हें मैं वक्त नहीं दी। आई एम सॉरी, शायद मैंने अभी तक अपने भैया का नाम नहीं बताया। हिज नेम इज़ अभिमन्यु, बट सभी उन्हें मनु ही बुलाते थे। भैया और मेरे एज में 5 इयर्स का डिफरेंस है, मगर जैसा कि मैंने पहले ही बताया, भैया स्कूल से भागा करते थे। उनको पढ़ने से ज़्यादा मेरे साथ खेलना अच्छा लगता था, तो वो 1 साल फेल हो गए। तो मुझे कम उम्र में ही स्कूल भेजा जाने लगा। खैर, वो बातें तो अब बहुत पुरानी हो गई। जब मैं 10th के बाद इंटरमीडिएट में आर्ट्स लेना चाहती थी, तो भैया का सजेशन था कि मैं साइंस लूं। उस वक्त भी बहुत बड़ा सीन क्रिएट हुआ था। ऊपर से विमेंस कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि उनके मन में मैं एक लड़की हूं इस बात से हीन भावना है, मगर पेट्रियार्की की सोच तो हावी था। उन्होंने देखा था कि कैसे लड़के लड़कियों को तंग करते थे। वो मुझे इन सब से बचाना चाहते थे, सही है, मगर ये वो कब तक करेंगे? मुझे खुद से लड़ने के लिए सीखने देना चाहिए था ना। वो मेरी खुशियों की चाहत रखते हैं, मेरी फिक्र करते हैं, अच्छा है, मगर मेरी अपनी भी तो लाइकनेस डिसलाइक्स हैं। मेरी खुद की भी डिज़ायर्स होती है। हाँ, अच्छा लगता है कि कोई जब आपको इतनी केयर करे, बट किसी की केयर आपको काबिल ही ना बनने दे, वो करने ही ना दे जो आप करना चाहते हो, वो बनने ही ना दे जो आप बनना चाहते हो, वो भी सही नहीं है ना। ऐसे सिचुएशंस में अपनों का प्यार ही हमारी कमज़ोरी बन जाती है, जिसे दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने जब भैया के ऑपोजिट डिसीजन लिया, उनके ईगो को ठेस लगा कि वो मेरे लिए जो भी डिसीजन लेते हैं सही ही होता है।
इस वजह से उनके मन में एक गुस्सा का भाव दबा हुआ था जो बाहर आने का हमेशा से मौका ढूंढ रहा था। इसलिए जब उन्हें मेरे और ध्रुव के बारे में पता चला, मेरे ऊपर वो बहुत भड़के। उसके बाद वही गुस्सा जो कुछ बचा रहा वो रवि के ऊपर भी निकला होगा। ध्रुव से दोस्ती मेरी आईए के सेकेंड ईयर में हुई, जो धीरे धीरे क्लोज होते चली गई। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि उसका एक फ्रेंड मेरी एक सहेली को पसंद करता था। वो अच्छा नेचर का था, इसलिए मेरी सहेली भी उसे लाइन देती थी। मगर उसने कभी उससे कहने की हिम्मत नहीं की, ना मेरी सहेली ने अपना लिमिट क्रॉस किया। जैसे कि जिसे भी कभी किसी से सच्चा वाला प्यार हो तो वो अपने बिलव्ड को पाने के लिए सबसे पहले उसके नज़र में अच्छा बनकर उसके दिल में जगह बनाते हैं, फिर सही मौका देखकर अपने दिल की बात उसके सामने रखते हैं। लेकिन कुछ दोस्तों को इतना सब्र होता कहाँ है, वो अपने एक्साइटमेंट में आकर ज़रूर कुछ ऐसा कर देते हैं कि उनका मामला बनने की जगह खराब हो जाए। ध्रुव ने हमसे दोस्ती की, ज्यादा भाव कभी उसे हमने दिया नहीं, पर मेरी सहेली के भी मन में ध्रुव के दोस्त के लिए हमदर्दी था, इसलिए थोड़ा क्लोज आने दिया, इस एक्सपेक्टेशन में कि शायद ये उनके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को सॉल्व कर दे। ऐसा इसने किया भी। ध्रुव का दोस्त मेरी सहेली को लाइक करता था, सब जानते थे, लेकिन ना तो वो कभी बात करता, ना क्लास के बीच कभी पढ़ा रहे टीचर के जगह चोरी छुपे उसे घूरते हुए देखता, ना वो उसका नाम सुनकर एक्साइटेड होता। हाँ, थोड़ा शर्माता, मगर उसके बारे में कभी कोई डिस्कस भी नहीं करता, हमेशा खुद में रखता था। मगर ध्रुव, वो इन्हें अक्सर टीज किया करता। जब हमारा 12th के फाइनल एग्जाम्स हुआ, उसके बाद हमारा फेयरवेल था, जहाँ ध्रुव अपने दोस्त के पास एक डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट बार देखकर उससे पूछा कि किसके लिए है। जो उसने बताया कि मेरी सहेली के लिए है, मैंने सुना था। वो उसे बार बार उकसा रहा था कि वो मेरी सहेली को प्रपोज करे, मगर वो बार बार रिफ्यूज कर रहा था कि सही वक्त देखकर बात करेगा। मेरी सहेली पहले आई थी इसलिए आगे बैठी हुई थी, जबकि मैं अपनी बाकी सहेलियों के साथ पीछे बैठी हुई थी, इसलिए मैं उनकी बात को सुन रही थी। ध्रुव को लगा कि वो बोल नहीं पाएगा, डर रहा है। जैसे ही इवेंट खत्म हुआ और टीचर्स चले गए, हम अपने लास्ट पल को कैमराज में कैद करने लगे। ध्रुव माइक पे अनाउंस कर दिया कि उसका दोस्त उसे, मेरी सहेली को, उसका नाम लेकर प्रपोज करने वाला है और गिफ्ट भी लाया है। अब उसके दोस्त के पास कोई अनदर ऑप्शन नहीं था सबके सामने एक्सेप्ट करने के अलावा। मेरी सहेली ने आगे आके पूछा कि क्या ये सच है। जैसे ही उसके दोस्त ने हाँ कहा तो मेरी सहेली ने एक थप्पड़ मार दिया और कहा, अब तक मैं तुम्हें एक अच्छा लड़का समझती थी, मगर तुम, किसी भी लड़की के लिए उसका रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मायने रखता है, और इस तरह से जो तुमने तमाशा बनाया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। और वो वहां से चली गई। उसके जाते ही उसके सभी फ्रेंड्स उसे अपना ज्ञान देने लगे, जिसमें ध्रुव भी था। वो ऐसी है, वैसी है, तुम्हें उससे बेहतर मिल जाएगी, उसे दिखा देना, वगैरह वगैरह। उसने बस गुस्से में कहा, लीव मी अलोन, और सब उसे ताने मार कर के भाड़ में जाओ, ठीक हुआ वो इसी लायक है, सब चले गए। वो कुर्सी में बैठा रैपर फाड़ा और चॉकलेट खाने लगा। मैं उसके सामने जाकर उससे पूछी कि वो सफाई दे सकता था कि ध्रुव ने जो किया, उसके मर्जी के खिलाफ जो किया अपने मर्जी से किया, उसमें उसका कोई दोष नहीं था, मगर वो इसका जवाब बड़े आराम से दिया। बात ये नहीं है कि जो ध्रुव ने किया उसमें मेरी मर्जी थी कि या नहीं, बात यह है कि जो कुछ भी हुआ वो मेरा ही फॉल्ट था। वो मेरे साइड से ही हुआ और आगे और भी ऐसे ही डिसरिस्पेक्ट हो सकता है। आज पता चला कि क्यों लोग जब किसी को चाहना शुरू करते हैं तो अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड्स उनसे बिना कहे पूछे उनके लिए कुछ करने के चक्कर में उनके पर्सनल लाइफ इन्फ्लुएंस या इंटरफेयर करके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। ऊपर से उन्हें समझ नहीं आता कि उन्होंने गलती क्या की, और यही मानते हैं कि उन्होंने जो किया सही ही किया। उसने बताया मुझे कि एग्जाम सेंटर से वो ध्रुव के साथ निकलता तो ध्रुव जैसे ही मेरी सहेली को देखता उसका पीछा करने के लिए साइकिल तेज चलाने लगता, मना करने के बावजूद। इसलिए दूसरे दिन के बाद ध्रुव के साथ आना ही उसने छोड़ दिया। उसने बताया कि जब ध्रुव ये फर्स्ट दिन किया, उसी दिन उसने नोटिस कर लिया कि मेरी सहेली के नज़र में उसका कैरेक्टर खराब हो गया। इस बात का भी खुन्नस था मेरी सहेली को, जो उस दिन थप्पड़ के साथ निकल गया। आपने वो कहावत तो सुना ही होगा, अगर किसी की ताकत जाननी हो तो दुश्मनों से मिलो, और कैरेक्टर या चरित्र जाननी हो तो उसके दोस्तों से मिलो। हमारे दोस्त हमारा कैरेक्टर पर ऐसे ही दाग लगा सकते हैं, इसलिए दोस्त हमेशा सोच समझकर चुनने चाहिए। साथ ही साथ, इफ़ यू लव समबडी एंड वांटिंग टू बी टुगेदर, मेक स्पेस विद दोज टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर्स यू मोर। रिजल्ट निकलने के बाद क्लास के बाकी सारे बच्चों के साथ साथ मेरी सहेली और ध्रुव का दोस्त भी अपने एम्बिशन के साथ दूसरी जगह चले गए। मैंने इसी कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स ले लिया और ध्रुव अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जियोग्राफी। हम पहले से एक दूसरे को जानते थे, तो नॉर्मली बात तो हमेशा होती ही थी,
पर जैसा कि समाज की सोच होती है, जो नए बैचमेट्स थे उन्होंने अज्यूम करना शुरू कर दिया कि हम दोनों के बीच कुछ है। कुछ लड़के भी होते हैं ना जो खूबसूरत और सिंगल लड़कियों पे ट्राई मारते रहते हैं। मुझे भी कुछ के हरकतों को देखकर ऐसा ही लगता था कि दे वर लाइकिंग मी, जिसमें रवि भी एक था। अब उनके सामने ये एक्सेप्ट करूं कि मैं सिंगल हूं, फिर तो वो सब मुझे परेशान करने से पीछे नहीं हटते। इसलिए मैंने कभी किसी के डाउट्स को क्लियर नहीं किया जो उनके मन में मेरे और ध्रुव को लेकर था। मैं जस्ट एज अ फ्रेंड उससे पहले बात करती थी। बाकी लड़के चांस मारने पे लगे रहते, इसलिए कोई ऐसा काम जो मुझे उसके थ्रू इजीली पॉसिबल हो उससे मदद भी ले लेती, जैसे कि घर में रहकर क्लासेस के बारे में पता करना। लड़कों का तो कॉम्प्लेक्स फ्रेंड सर्कल होता है ना, हम लड़कियां उतना किसी से मतलब कहाँ रखती हैं। एक बार मैं ऐसे ही जब उससे मिलने गई तो उसके एक दोस्त ने उससे पूछा कि कौन है, गर्लफ्रेंड है। बार बार कई लोग इस क्वेश्चन को पूछ चुके थे। इस टॉपिक से मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसीलिए मेरे माउथ से स्लिप कर गया, हाँ हूं तो। मेरे मुंह से गुस्सा में निकला था, बट फिर भी इट वॉज ओनली अ जोक। बट मे बी ध्रुव अज्यूम्ड दैट आई एस्पेक्ट रिलेशनशिप विथ हिम। वो धीरे धीरे क्लोजनेस बढ़ाना शुरू कर दिया। ये माना जाता है ना, लड़कियां अपने दिल की बात कह नहीं पाती, इसलिए लड़कों को ही बात शुरू करनी पड़ती है। ये सही भी है, और वही तो हो रहा था। लेकिन जो हो रहा था सही नहीं हो रहा था, मेरे केस में तो बिल्कुल भी नहीं। पर मुझे उस वक्त इतनी समझ कहाँ थी। एक डर मन में तो था कि कहीं मैं अपने घर वालों को चीट तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक उमंग भी था कि भगवान मौका दे रहे हैं अपने लव के हाथों को होल्ड करने का। भटकाव बहकते तो लोग ऐसे ही है ना, जब दिमाग कुछ और सोच रहा हो और दिल कुछ और कह रहा हो। दिमाग आपको चेतावनी दे रहा हो और दिल कुछ और ही चाह रहा हो। मैं ध्रुव के साथ रिलेशनशिप में आ गई। शुरुआत में कुछ दिन तो ठीक था, मगर कुछ दिन बीतने के बाद दिल को इतना कुचला हुआ महसूस होने लगा जितना होल लाइफ में नहीं हुआ। हर जगह मुझ पे हक जताना, जब तब डिस्टर्ब करना, मेरी बाकी फ्रेंड से जलना, उनके जगह उसे टाइम दूं ये चाहना। वो जो सोचता है वो सही ही सोचता है, अहंकार। मैं उसकी बात ना मानूं तो झगड़े करना, क्रोध। भैया से डर लगता था, फिर भी लड़ लेती थी। मगर इससे लड़ने में एक डर ये भी था कि सबको पता चल जाएगा। भैया को पता चल जाएगा तो वो और ज्यादा भड़केंगे। भाई, एक चीज तो समझ आ ही गई थी कि किसी को किसी से प्योर लव नहीं होता। उन्हें बस लव होता है, चाहे जो एहसास के साथ हो। प्योर तो उन्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनानी होती है। हमारे हिंदी साहित्य के टीचर शैलेंद्र आचार्य ने हमें बताया था कि प्रेम 6 प्रकार के होते हैं। मातृ प्रेम यानी माता पिता का बच्चों से, भ्रातृ प्रेम यानी भाई बहन एवं दोस्तों के साथ, वात्सल्य प्रेम यानी बड़ों और छोटों का, दास्य प्रेम यानी नौकर और मालिक के बीच का भावनात्मक संबंध, वस्तुनिष्ठ प्रेम यानी अपने वस्तुओं से जुड़ा लगाव कि मेरा है या मुझे प्रिय है, और अंत में दाम्पत्य प्रेम यानी पति पत्नी अथवा प्रेमी प्रेमिका का। इसके साथ ही इंग्लिश लिटरेचर में 2 टर्म आता है, एडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा साइकोलॉजी भी कहता है कि ऑपोजिट जेंडर फील्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर्स। बट हम अगर मैच्योर हो जाएं तो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रख सकते हैं। इसके लिए नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जिसमें कि अपनी अपनी क्षमता के अनुसार वक्त लगता है। जहाँ बात लव की आती है, वहाँ जेलसी, ईगो, एक्सपेक्टेशंस एंड डिससैटिस्फैक्शन, एंग्रीनेस, फियर, अट्रैक्शंस एंड अफेक्शंस, पॉसेसिवनेस एटसेट्रा आते ही हैं। मगर दोस्ती में इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्यार में ये चीज़ें ज़रूरी भी लगती हैं, मगर एक बार दिमाग में बस जाएं कि वो फ्रेंड्स, देन चाहे कुछ भी हो जाए, हम इन चीज़ों को अपने लाइफ में आने ही नहीं देते। हम खुद पर हमेशा कंट्रोल करते हैं और फिर अपने आप पर, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना सीखते हैं। ये सब मैं जानती तो पहले से भी थी, मगर इसे फील करके, इसे समझे रवि से दोस्ती करने बाद हूँ। अगर भैया सिर्फ केयर करने की जगह मुझे दोस्त बनकर समझते, अपनी डॉल की जगह एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करते, तो शायद मैं कभी ध्रुव से क्लोज होती नहीं, मैं कभी भटकती नहीं। अगर रवि के जैसा कोई ईमानदार दोस्त से दोस्ती पहले हुई होती, जो लव एंड फीलिंग्स को बाकियों की तरह ज़्यादा केयर करने की जगह बस एज अ फ्रेंड केयर करता हो, तो कभी मैं रिलेशनशिप में भी नहीं आती, कभी लव जैसे मुंह में नहीं फंसती। कोई प्यार करने वाला मिले जिसकी बाहों में मुझे सुकून मिले, ऐसी चाहतों के मायाजाल में नहीं फंसती। सेमेस्टर 4 के एग्जाम्स के 2 सप्ताह के बाद मेरे भैया की शादी थी, जिसमें शादी की तैयारी के लिए पापा मुझे पहले घर बुलाए थे,
क्योंकि माँ की तबीयत उस समय ख़राब ही रहती थी। तो मैं लास्ट एग्ज़ाम को देकर एग्ज़ाम सेंटर से जल्दी निकल गई ताकि थोड़ा आराम करके पैकिंग करके अगले दिन घर के लिए निकल सकूं। लेकिन ध्रुव अपना अलग ही प्लानिंग करके था। वही प्यार मोहब्बत में आवारगी, थिएटर, पार्क, बाइक राइडिंग, रेस्टोरेंट एट्सेट्रा। रात भर पकाया। फिर भी जितना हो सके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश की। ईयरफोन लगाकर बात करते हुए सुबह का प्रेपरेशन की। बट फिर इमोशनल ड्रामा, ईगो, ट्रस्ट इशू वगैरह के चुंचले। काफ़ी रात हो गई और मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी, तो मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके सो गई। सुबह उठी तो काफ़ी लेट हो चुकी थी। मैं अगर बिना फ्रेश हुए भी स्टेशन के लिए अगर भागती तो ट्रेन मिस ही करती। इसलिए फिर आराम से बस का ऑप्शन चूज़ करना ही मुझे बेहतर लगा। बस स्टॉप के लिए निकलते समय मैं मोबाइल ऑन की तो आधा रास्ता ट्रैवल करने से पहले ही ध्रुव का फिर से कॉल आ गया। मैं कॉल कट करके मोबाइल साइलेंट में कर दी और बस स्टॉप पहुंचने के बाद साइड में स्टॉल के बगल में जाकर बात करने लगी। ध्रुव, मेरा दिमाग खा रहा था। बहुत ज़्यादा भाव हो गया है। भाव खा रही हो? अब मेरी कोई परवाह नहीं ना? लगता है आजकल मुझसे ज़्यादा कोई और अहमियत रखने लगा। जाओ उसी के साथ रहना। मुझे सीधा सीधा छोड़ दो ना। क्या लगता है मुझे कोई मिलेगी नहीं? तुम्हारे जैसी एक से एक मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मैं ही तुम्हें छोड़ता हूँ। गो टू हेल। मेरा भी दिमाग सटक गया और मैंने भी बोल दिया, देखो, तुम्हें जो समझना है समझो। तुमसे दोस्ती करके मैंने ही गलती की। अगर इसे तोड़ना हो तो शौक से तोड़ो। मेरे घर से कॉल करके मम्मी पापा बुला रहे हैं और मुझे जाना है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन घूमने फिरने के लिए अपने पेरेंट्स की बात ठुकरा दूं, तो तुम गलत हो। भाड़ में जाओ। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। आज के बाद मुझे कभी कॉल नहीं करना। बेहतर होगा कि मुझे भूल कर अब किसी और को ढूंढ लो। फिर जब मैं बाहर निकली बस की ओर, तो मुड़ते ही स्टॉल के कोने में मैं रवि से टकराने वाली थी। मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि ये यहाँ क्या कर रहा है, मगर व्हाई डज आई केयर सोचकर आगे बढ़ गई। बस के करीब पहुंची तो मुझे रोना आने लगा। मैं किसी तरह से अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं कंडक्टर से पूछी, बस आधा घंटा लेट था। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, इसलिए मैं बस शेड पे चली गई। थोड़ी देर बाद कोई मेरे सामने पानी का बोतल लिए खड़ा था। मैं नज़र उठाकर देखी, वो रवि था। मैंने सामने से पानी की बोतल पकड़े हुए उसके हाथ को हटाते हुए इशारा किया कि नहीं चाहिए, तो वो मेरे बगल में बैठकर मुझसे बात करने की कोशिश करने लगा। मुझे रोने का मन कर रहा था। उस वक्त मेरे मन में गुस्सा नहीं था, इसलिए उसे रूडली बात नहीं कर पाई कि वो भागे। उसने मुझसे पूछा कि क्यों मैं और हिमाद्री उसे भाव नहीं देती। दरअसल हिमाद्री और मैं उस टाइम काफ़ी अच्छी सहेलियां थीं। वक्त बीतता है और हमारे रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, दूरियां हो जाती हैं लोगों के बीच, मगर दिल में जो जगह थी उस टाइम हिमाद्री के लिए आज भी वो है और उसे कोई नहीं ले सकता। हिमाद्री ने ही मुझे बताया था कि उसे लगता है कि रवि मुझे लाइक करता है। रवि दूसरों के लाइफ में इंटरेस्ट बहुत रखता था, इन्फ्लुएंस भी करने का कोशिश करता था, और हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई हमारे जीने के तौर तरीकों पर अपनी राय दे। आफ्टर ऑल, हम में इतनी समझदारी तो तब आ ही गई थी कि अपनी जिंदगी का फैसला हम खुद ले सके, ऐसा मुझे लगता था, जो कि अब लगता है कहीं ना कहीं मुझ में भी कमी थी, जिसे समझने के लिए किसी समझदार और अच्छे दोस्त की मुझे हमेशा से ज़रूरत थी। जैसे कि हिमाद्री और रुद्र एक दूसरे के लाइफ में थे बचपन से। उसने मुझे वहीं बोल दिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कितना पसंद करता हूँ ये तो नहीं बता सकता, पर तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम जिसके भी साथ रहो, बॉयफ्रेंड बनाओ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मुझसे दोस्ती करो चाहे ना करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। दैट्स इट, एंड आई डोंट नीड टू थिंक एनी मोर। फिर उसने मेरा टिकट कटा दिया। बस में हम दोनों साथ ही आए, मगर मैं उसके पास नहीं बैठी। मैं आगे वुमेन्स कोच में बैठी थी और वो बस के फ्रंट जास के बगल वाली सीट पे, डोर के बगल में। मैंने नोटिस किया, जब भी उसका नज़र मेरे ऊपर पड़ता वो इधर उधर देखने लगता। मानी, मेरी भाभी को भैया इसी नाम से हमारे सामने इंट्रोड्यूस करवाए थे। वैसे तो उनका नाम बचपन से मानवी था, मगर अब हम लोग भी मानी कहकर ही उन्हें पुकारते हैं। भैया से मैं जल्दी बात नहीं करती और ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाने के बाद से घर में ज़्यादा टाइम भी नहीं देती, इसलिए मुझे भैया भाभी की पूरी कहानी तो नहीं पता,
मगर उनकी अरेंज्ड नहीं बल्कि लव मैरिज है। भैया भाभी एक दूसरे के साथ हमेशा रहने के लिए अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में ही कमिटमेंट कर लिए, बट हमसे इंट्रोड्यूस करवाए अपने फाइनल एग्ज़ाम के लास्ट वाले दिन, एग्ज़ाम देने के बाद। मम्मी पापा को वो अच्छी लगी तो वो उनके फैमिली के बारे में पूछे। इससे उन्हें भाभी के फैमिली से फार वाला ही मगर कनेक्शन मिल गया जिससे बात आगे बढ़ाया जा सके। दोनों फैमिली बैठकर डिसाइड किए कि जब तक एटलीस्ट भैया अपने लाइफ में कुछ बन ना जाएं, उनकी शादी नहीं होगी। मगर भैया वो तो 1 साल के अंदर ही आर्मी का जॉब निकाल दिए। आर्मी में बस 2 महीने की छुट्टी होती है, कंटिन्यूस छुट्टी होती है, अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो, वरना उन्हें बीच में ही बुलाया जा सकता है। इसलिए दोनों फैमिली ने डिसाइड किया कि भैया के ट्रेनिंग में जाने से पहले ही जल्दी से शादी करवा दो। एक बार लड़का अगर जॉब पे चला गया तो उसकी फिर ड्यूटी ही सबसे पहली जिम्मेदारी होगी। जब मैं घर पहुंची तो मेरे पास 3 प्रॉब्लम्स थे। फर्स्ट, मम्मी की खराब तबीयत की वजह से भैया की शादी की सारी शॉपिंग एंड तैयारी मुझे करनी थी। सेकंड, मेरे और ध्रुव के बीच जो कुछ भी उस वक्त चल रहा था उसका टेंशन। थर्ड, इन चीज़ों की वजह से सुबह से ठीक से कुछ मैं खाई नहीं थी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। मैं मोबाइल साइड में रखी, खाना खाई और सो गई। मेरी सीधा रात में ही नींद खुली। मैंने सोचा कि ध्रुव से बात करके सॉरी बोल दूं, मगर उसका बिजी ट्यून आया। मैं किचन में गई तो हमेशा की तरह रेफ्रिजरेटर के दरवाजे पे एक नोट चिपकाया हुआ था। उसमें लिखा था, खाना ढका हुआ है, गरम कर लेना, और नीचे तुम्हारी फेवरेट खीर बनाई है। ये काम मेरे भैया के अलावा और किसी का हो ही नहीं सकता। यूं तो हर लड़कों की एक से एक फरमाइशें होती हैं खाने को लेकर, लेकिन मेरे भैया वो तो मेरे लिए खाना बनाने के लिए खुद किचन में घुस जाते और जब तक बन ना जाए किसी को अंदर जाने नहीं देते। वो तो फरमाइशें करने की जगह सबसे ये बोलते हैं कि कोई उनकी तरह खाना बनाकर तो दिखाए। मैं खाकर सो गई। सुबह उठी तो फिर से ध्रुव को ट्राई किया। जब अभी भी बिजी बताया तो मैं समझ गई कि उसने मुझे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। मैं फ्रेश होने गई, वापस आई तो भैया बहुत भड़के हुए थे, बहुत सुनाए। मेरे जाने के बाद ध्रुव कॉल कर रहा था। 4-5 लगातार कॉल के बाद भैया कॉल रिसीव कर लिए। उसके बाद क्या हुआ होगा मुझे नहीं लगता कि इसे लिखने की ज़रूरत है। मेरा माइंड अभी भी हाफ डिवाइडेड था। भैया जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, मगर ही इज़ नॉट इन माई प्लेस, सो ही कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स। उस वक्त मेरे दिमाग में यही आया। शादी के बाद वापस आई तो अभी भी मैं चाहती थी कि ध्रुव के साथ सब कुछ अच्छा हो जाए, मगर गलती तो उसी की ही न थी। उसने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। फिर पहल मैं ही क्यों करूं? उल्टा उसने तो मुझे जलाने और नीच दिखाने की भी कोशिश शुरू कर दी। जब मैं घर से वापस आ रही थी तो मेरी भाभी ने मुझसे कहा था कि नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड रियल लव, नॉट एवरीवन डू रियल लव, नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड केयरिंग ऑफ रियल लव, सो नॉट एवरीवन डिजर्व लव। उन्होंने बताया था कि एक बार उन्होंने मेरे भैया से पूछा था कि उन्हें कैसी लाइफ पार्टनर चाहिए, तो मेरे भैया ने जवाब दिया था कि जो मेरी बहन के लिए भाभी से बढ़कर एक बेस्ट फ्रेंड की तरह साबित हो, जिससे मेरी बहन अपने दिल की बात कह सके जो वो मुझसे कहने से डरती है, जो मेरे बहन को समझे जो वो अपनी नापसंद को मेरे सामने बोल नहीं पाती, जितना प्यार और जितना केयर मैं अपनी बहन को करता हूँ वो उसे समझे और मुझे मेरी बहन से जुड़ी हर जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करे। मेरी भाभी मानती हैं कि अगर किसी को किसी की भी सच में केयर है, वो सच में उससे दिल से जुड़ा है, उससे प्यार करता है, तो वो बाकियों की भी भावनाओं की अहमियत को समझेगा। उसके साथ कोई भी रिश्ता निभाना, उसके साथ रहना आसान होता है। भैया को जॉब के साथ साथ आर्मी रेजिडेंसी में क्वार्टर भी मिला। उन्होंने भाभी और मेरे करियर को देखते हुए हमें उसी में शिफ्ट करने को सोचा, ताकि हमारी सेफ्टी के साथ साथ हमें प्रिवेसी भी मिले, ताकि हॉस्टल के डिस्टर्बेंस और इनसिक्योरिटी हमें ना हो। उसी दौरान रुद्र की सतीश से दोस्ती होने से उनके साथ साथ हिमाद्री, रवि, कोमल, राजेश की फ्रेंडशिप भी धीरे धीरे गहरी होने लगी। इसी बहाने रवि भी किसी न किसी बहाने अक्सर मेरे इर्द गिर्द आ ही जाने लगा। पूरे ग्रुप में दोस्ती होने की वजह से उसे मैं इग्नोर भी नहीं कर सकती थी। रवि पहले ही बोल चुका था कि ही डज लाइक्स मी, सो मेरी नज़र उसकी हरकतों पर तो रहती ही थी। उसने उस दिन मुझसे सीधा तो कहा था कि मुझे वो लाइक करता है, मगर मेरे इर्द गिर्द घूमना, मेरा पीछा करना, ऐसा कुछ नहीं करता।
मीन्स अब सिचुएशन ही कुछ ऐसा होता कि ना चाहते हुए भी वो मेरे इर्द गिर्द होता। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उसे भाव नहीं देती या किसी के साथ रहूं, उसे जेलस फील नहीं होता। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं उसके बारे में कोई टॉन्ट मारूं, उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं उसे किसी का केयर करते हुए देखूं तो मैं क्या सोचूंगी। उसकी यही बात धीरे धीरे दिल को भाने लगी। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो दिल में होता है सीधा एक्सेप्ट करता है, मगर वो कभी अपनी फीलिंग्स को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देता, खुद के इमोशंस पर कंट्रोल रखता है। उसके सारे फ्रेंड्स भी वैसे ही थे। सतीश और कोमल के बीच के क्लोजनेस को देखकर कभी मुझे भी उन पर डाउट था, मगर अब जैसा सतीश है वैसा राजेश भी। रुद्र और हिमाद्री बचपन से दोस्त है, मगर फिर भी कभी उन्होंने अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया। मुझे लगता था कि मैं मैच्योर हो गई हूँ, अब अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती हूँ, मगर मेरा ये सोचना ही मेरी इमैच्योरिटी का सिंबल है। कोई इंसान कभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता, वो हमेशा सीखता रहता है। टाइम, सिचुएशन, प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ते हुए ऐसे में गाइड करने के लिए हमें अच्छे दोस्तों की लाइफ में ज़रूरत होती है, जो हमें टाइम दे जब भी हमें उनकी ज़रूरत महसूस हो, जो हमारी सिचुएशन को समझने में हमारी मदद करे अपनी डिफरेंट वेज ऑफ पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंस से, जो हमारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन फाइंड करने में सही राह दिखाए, जो लाइफ में हमें भटकने से बचाए। बेशक मैं भटक गई थी ध्रुव के साथ, मगर मेरा ये पास्ट एक ऐसा मिस्टेक है जो मेरे प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अभी कुछ सप्ताह पहले ही की बात है। मैं रवि से बात कर रही थी। उसका ग्रुप क्लास में सिंसियरिस्ट में से एक था, इसलिए अगर पढ़ाई में कोई भी हेल्प अगर चाहिए होता तो वो बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि अगर एक हेल्प अगर ना कर पाते तो कोई और कर देता। वैसे भी रवि ने कहा ही था कि वो मुझे लाइक करता है, तो वो बाकियों की तरह भाव नहीं करता, मेरे सामने कोई आनाकानी नहीं करता। उसी वक्त ध्रुव आ गया और मुझे झाड़ने लगा, तो तुम इसी के लिए मुझे चीट कर रही हो। मगर सच क्या थी, उसने मुझे नहीं समझा, इसलिए मैं उसे छोड़ने का डिसीजन ली थी। रवि उससे बात करने और शांत करने की कोशिश किया तो उस पर हाथ उठाने वाला था। मैं उसका हाथ पकड़कर बीच में रोक ली। उस समय तो सिचुएशन शांत हो गया, मगर उस दिन जो हुआ अब कुछ भी पहले की तरह ठीक नहीं रहने वाला था। मैं शाम में रवि को कॉल करके उसके मन को शांत करने की कोशिश की। उसने उस वक्त मुझसे कहा, तुम्हारा और ध्रुव के बीच जो कुछ भी है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तुम लोग के बीच में नहीं आना है। तुम अपने लाइफ में क्या करती हो, अपने लाइफ को कैसी जीती हो, ये तुम्हारी खुद की इंडिविजुअलिटी है, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मगर मेरे लाइफ के कुछ मोटिव्स हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने फैमिली के प्रति, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसमें किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस क्रिएट हो। उम्मीद है कि तुम समझ रहे होगी। तुम अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगी इसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, मगर मैं चाहूँगा कि मेरा लाइफ ऐसे किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब ना हो। इसलिए सॉरी, बट प्लीज़ हो सके तो मुझसे दूर रहने की कोशिश करना। और हाँ, सतीश कल सुबह की ट्रेन से घर जाने वाला है, जिसके लिए हमें उसे सूरज निकलने से पहले स्टेशन छोड़ने जाना होगा, इसलिए मैं अभी और बात नहीं कर सकता। बाय। इससे पहले कि मैं उससे कुछ बोलती, उसने कॉल काट दिया। मैं दोबारा कॉल करने ही वाली थी कि किसी ने मुझे पीछे से गले लगाकर कहा, सरप्राइज। मैं पीछे मुड़ी तो भैया थे। भाभी ने बताया कि वो 2 मंथ के वेकेशन पे आए हैं। मैं दोबारा फिर रवि से बात नहीं कर पाई। मैं खाना खाई और सोने चली गई, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे रोना आ रहा था। मैं रोती रही थी। पता नहीं कब भैया आए और मेरी सिसकियों को सुनकर मुझसे बोले, क्या हुआ मिस्टी, तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा, मैं कहाँ रो रही हूँ, वो तो थोड़ी सर्दी लग गई है शायद, बस और कुछ नहीं। वो रजाई के ऊपर और एक कंबल मेरे ऊपर ढककर चले गए। उसके अगले दिन से फिर से रवि पहले की तरह मुझसे अजनबियों की तरह इग्नोर करने लगा। मैं आज एक कोशिश ही करती रह गई कि जैसे रवि अपने दिल की बात जो भी उसके मन था उसने मुझे उस दिन कॉल पे कह दिया, मैं भी अच्छा मौका पाकर उससे कह दूं। लेकिन आज जो ट्यूशन के बाहर कोमल ने मुझे बुलाई और सभी मेरे सामने जो डिस्कशन कर रहे थे, मुझे पता चला कि उसी रात की अगली सुबह भैया ने कॉल करके रवि को धमकाया। ये उनका मुझे लेकर इनसिक्योरिटी और मेरे पास्ट के वजह से मुझ पर गुस्सा भी था, जो रवि के ऊपर एक बार फिर से निकला। क्रोध, भैया को जब भी गुस्सा आता है वो मेरे ऊपर सीधे सीधे उसे नहीं निकलते, लेकिन कहीं ना कहीं तो निकलता ही है, खासकर उस पर जिसे वो मेरी गलतियों का वजह समझते हैं। मैं अब तक समझती थी कि रवि बस अपने करियर को लेकर इनसिक्योर हो गया है, इसलिए वो मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहा है। मगर अब मुझसे दूर रहना उसके लिए मेरी वजह से किसी भी तरह से आने वाली पॉसिबल प्रॉब्लम से खुद बचाना है। किस्मत भी कितनी कमीनी है ना। हम जिस प्रॉब्लम को सच समझकर उससे बाहर निकलने के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वो फैक्ट्स ही चेंज कर देती है।
एक पल में हमारी रियलिटी बस एक पर्सपेक्टिव बनकर रह जाती है। सच सिर्फ उतना नहीं होता जितना हम जानते हैं, सच उससे कहीं परे होता है। सच वो नहीं होता जो लोग बताते हैं, ना ही कहानी सिर्फ उतना होता है जो हम जानते हैं। कुछ किस्से होते हैं जो लोग बताते हैं, तो कुछ लोग बढ़ा चढ़ाकर इसे पेश करते हैं। मेरे भैया को पता था कि मुझे कोई भटका रहा है। वो ध्रुव को नहीं जानते थे। उन्होंने जब मुझे रोते हुए सुना, ज़रूर मेरे फ़ोन के कॉल लिस्ट को चेक किया होगा। जब उन्हें उसमें लास्ट कॉल पे रवि का नाम दिखा होगा, बाकी कॉल हिस्ट्री मैसेजेस भी ज़रूर चेक किए होंगे। फिर उन्होंने रवि को विक्टिम समझकर जो किया सो किया। उन्होंने कुछ करने से पहले फिर से मुझसे कुछ भी पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा। और अब मैं इसे सॉल्व करूं तो कैसे करूं? भैया का पर्सपेक्टिव चेंज करूं तो कैसे करूं? रवि की इनसिक्योरिटी अगर दूर करूं तो कैसे करूं? अगर ध्रुव का किस्सा खत्म करूं तो किसकी मदद से? मुझे अब अपनी लाइफ को सही करने का बस एक ही ऑप्शन दिखा कि मैं घर वालों की बात मानकर वो करूं जो वो चाहते हैं। इसलिए जब आज घर वाले मेरी शादी के लिए मेरे लिए लड़का देखने की बात कर रहे थे, मैंने भी हामी भर दी। मुझे पक्का यकीन है इस डिसीजन को मुझसे मनवाने के लिए भैया ही पापा को यहाँ बुलाए होंगे। पर अब मेरे पास और ऑप्शन ही क्या है? मेरी होल लाइफ शायद एक ऑब्जेक्ट की तरह ही होकर रह जाएगी। पहले भैया की डॉल, फिर बॉयफ्रेंड के लिए टॉय और अब हस्बैंड के लिए कोई खूबसूरत सी ट्रॉफी। शायद मेरी यही किस्मत है। मुझे कभी इंडिविजुअलिटी नहीं मिलेगी। कभी कोई नहीं समझेगा कि आई एम नॉट एन ऑब्जेक्ट, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। I also have my individual identity, ideas, feelings, emotions, different problems and perspectives, as understood by any others. I also feels need and want to get decisions of my own life. Here is the end of this diary part. Now you have to take a short rest before continue the story, or let we continue to the story of perspected endings. अग्रिमा आओ चलो खाना खा लो। मानी डाइनिंग टेबल को सजाते हुए अग्रिमा को जोर से आवाज दी। अग्रिमा बाहर गार्डन में आग के सामने बैठकर अपनी डायरी में कुछ नोट कर रही थी, जो कि ड्राइंग रूम के साइड में मौजूद डाइनिंग टेबल का प्रिपरेशन करते हुए मानी को वहां से बड़ी सी खिड़की के थ्रू एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा था। अग्रिमा आई और अपनी डायरी को बाएं हाथ के सामने रखकर बैठ गई। मानी का ध्यान उस पर गया, मगर उसने उसे कुछ भी कहा नहीं। मिस्टी के फादर आए और पूछे, मनु नहीं है? उनके पूछने का अंदाज था कि मनु किधर है। मानी बताई कि वो कुछ काम से बाहर गया है और देर से घर वापस आएगा। मिस्टी के फादर कुछ देर बाद मिस्टी से शादी के लिए पूछे। मिस्टी ने हाँ कर दी। ये सुनकर मानी और मिस्टी के फादर एक दूसरे को देखने लगे, मानो कि उन्हें अपने कानों पर भरोसा ही ना हुआ हो। मानी पूछी, तुम सच में जिस रिश्ते की बात पापा कर रहे हैं उससे शादी करने के लिए तैयार हो? मिस्टी ने कहा, मैं अगर शादी करने से मना करूंगी तो आप लोग मान जाओगे क्या? मानी बोली, हाँ, हम इस रिश्ते को मना कर देंगे। मिस्टी बोली, दूल्हा बदल सकता है, मगर शादी तो मेरी ही होगी ना? मानी बोली, फिर भी जो होगा वो तुम्हारी पसंद का होगा, तुम्हारी मर्जी होगी तभी करवाएंगे, जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। मिस्टी मुंह बनाते हुए बोली, मेरी मर्जी, मेरी पसंद होगा तो उन्हीं में कोई एक ना, जैसे आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हो। मानी और मिस्टी के फादर मिस्टी के इस सवाल के सामने शांत हो गए। मिस्टी बोली, जब सब कुछ आप लोग देखकर डिसाइड कर ही रहे हो, तो दूल्हा मुझे चूज करने का हक देकर अपना डिसीजन का क्रेडिट मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो? मुझे किसी का रूप देखकर पसंद करने का परमिशन देकर क्या लगता है मैंने आज तक जितनों से दोस्ती की, मैं उनके फिजिकल अट्रैक्शन को देखकर उनके क्लोज गई क्या? मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं किसी के कैरेक्टर एंड बिहेवियर के कारण अट्रैक्ट हूं या फिर दूरी बनाऊं? इसलिए ऐसे बेकार के डिस्कशन मेरे साथ मत कीजिए। अब मैं किसी के साथ भी खुद को एडजस्ट कर सकती हूँ, इसलिए आप जिससे बोलोगे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आगे मेरे लाइफ में जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी। अब ज़्यादा फॉर्मेलिटी के लिए मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टी के फादर बोलते हैं, ठीक है, फिर कल संडे है तो कल ही लड़के से मिल लो। मिस्टी खाना खत्म की, हाथ धोई और फिर से अपनी डायरी उठाकर बाहर ग्राउंड में जाकर फिर से आग के सामने बैठ गई और अपनी डायरी में नोट करने लगी। 10 मिनट बाद मनु अपनी बाइक से आया। उसने मिस्टी के पास ब्रेक लगाई और कहा, इतनी रात को यहाँ बैठी हो, खाना खा ले? मिस्टी ने कहा, हाँ। मनु का ध्यान खिड़की के अंदर गया। मानी टेबल साफ कर रही थी। मनु बोला, जाओ भाभी की हेल्प कर दो, मैं बाइक गैराज में पार्क करके आता हूँ। मिस्टी अपनी डायरी में फुल स्टॉप लगाई, अपने होंठों से चूमी और जलती हुई अंगारों के बीच उसे फेंक दी। अंदर आई तो उसकी भाभी ने उससे कहा, मैं कर लूंगी, तुम जाकर सो जाओ। और मिस्टी अपने कमरे में चली गई।
मिस्टी अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोने की कोशिश करने लगी, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो आज सिसक तो नहीं रही थी, मगर उसके खामोश जुबान के साथ उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू निकल रहे थे। काफी देर हो गया, लगभग 11 या 12 बज रहे होंगे। अचानक मिस्टी के मन में ये सवाल आया कि अगर डायरी पूरी तरह नहीं जली तो? अगर फिर सुबह किसी ने देखकर उठा लिया तो? वो बाहर उस जगह गई जहां आग जल रही थी। लौ बुझ चुका था, मगर धुआं अभी भी थोड़ा बहुत था, जो कि राख के ढेर से निकल रहा था। वहां उसने आधी जली लकड़ी से टटोला, वहां कुछ भी नहीं था, राख के सिवा बस कुछ पन्नों जैसे जले हुए अवशेष थे, जो कि छूते ही राख में बदल गए, जो इस बात के सबूत थे कि डायरी जल गई। मिस्टी कमरे में आई और सो गई। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? समझ सकता हूं मैं आपकी कंफ्यूजन को। मिस्टी के डायरी में हमने अरे मैंने भी तो मिस्टी के डायरी को पढ़ा ही है ना। हमने मिस्टी के डायरी में ऑलरेडी पढ़ा है कि वो घर वालों को पहले से ही शादी के लिए हाँ बोल चुकी है, और फिर भी आज फिर से उससे शादी की बात इस तरह की जा रही है। ऐसा क्यों? तो माय डियर फ्रेंड्स, जरा ध्यान से सोचो। जब माँ ने मिस्टी को खाने के लिए अंदर से आवाज दी, उस वक्त मिस्टी अपनी डायरी अपने साथ लाई, अपने पास रखी, और खाना खत्म करने के बाद उसे उठाकर ले जाकर वापस ग्राउंड में आग के सामने ले जाकर वहीं पे बैठकर दोबारा अपनी डायरी में नोट करने लगी। तो वो जो अपने शादी के बारे में लिखी, वो उसमें अभी बाद में नोट की। ना, मुझ पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ये सब कृष्ण का किया धरा है। मैंने बोला था उसे कि सबको तुम कंफ्यूज कर दोगे, इसलिए इस सीन को प्रिल्यूड में ऐड करो, मगर नहीं। बोला कि इससे रीडर्स को पहले से पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, इससे उनका आगे पढ़ने का इंटरेस्ट चला जाएगा। फिर मैंने कहा कि अच्छा, डायरी वाले पार्ट को एंड करने से पहले ऐड कर दो, सीक्वेंस के साथ, मगर नहीं, इससे स्टोरी का टोन खराब हो जाता। बोलता है इसमें मिस्टी के पर्सपेक्टिव एंड नरेशन का मोनोटोन है, बीच में कुछ भी ऐड करने से फिर उसके बारे में भी क्लैरिफाई एंड जस्टिफाई करना होगा। उससे फिर फर्स्ट टाइम रीडर्स को, जो कि स्टोरी को बीच से पढ़ रहे होंगे, वो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी जो पुराने रीडर्स हैं उन्हें तो पता ही है कि ये कृष्ण का आर्ट ऑफ राइटिंग स्टाइल है, जिससे स्टोरी को वो और भी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता है। 1 मिनट, कहीं आप लोग भूल तो नहीं न गए कि मैं समय हूं, एन अलोन कृष्ण के इमेजिनरी वर्ल्ड का? इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। अच्छा, 1 मिनट और, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि स्टोरी एंड हो गया, इसलिए मैं इतने इधर उधर की बातें कर रहा हूं? आपको सच में ऐसा लगता है क्या? या आप भूल गए कि मैं यानी कि समय इटर्निटी से इन्फिनिटी तक हूं? जहां एक स्टोरी एंड होती है, वहीं से कोई दूसरी स्टोरी शुरू हो जाती है। वैसे भी सभी हैप्पी एंडिंग चाहते हैं, भले ऐसा जल्दी रियल लाइफ में देखने को ना मिलता हो, मगर चाहते तो सभी हैप्पी एंडिंग ही हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह कि कृष्ण के रीडर्स का हमेशा ये कंप्लेंट रहता है कि उन्हें एंडिंग समझ नहीं आता। तो क्या लगता है, कृष्ण इस स्टोरी को एंडिंग इतनी आसानी से समझने दे देगा? कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। कृष्ण 2 लिटरेरी आर्ट्स का मिक्सअप करता है। फर्स्ट, एवेंगार्ड लिटरेचर, जिसमें राइटर फोर्थ वॉल को ब्रेक करके ऑडियंस से बातें करता है और उनके पसंद नापसंद को पूछते हुए मल्टीपल एंडिंग देता है। और सेकंड, जिसमें राइटर सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स पर बेस्ड स्टोरी क्रिएट करता है और उसका कंप्लीट एंडिंग करने की जगह बस पॉसिबिलिटीज दिखाकर अपनी पेन स्टॉप कर देता है। वो अपना पर्सपेक्टिव से किसी चीज को सही या गलत कहकर एंडिंग देने के जगह पर्सपेक्टेड एंडिंग्स को लिखकर ये ऑडियंस पर छोड़ देता है कि वो खुद डिसाइड करें कि स्टोरी का एंडिंग उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो कृष्ण इस स्टोरी में भी यही करेगा। इसलिए चलिए आगे देखते हैं कृष्ण आगे क्या लिखा है। हाँ, वहां से लेफ्ट टर्न लेना। मैं दिख गई, ठीक है, आ जाओ। घर के सामने व्हाइट कलर की कार रुकी। एक वेल जेंटलमैन की तरह रवि उससे उतरा और स्माइल दिया। मनु वहीं खड़ा था। उसके उतरते ही मनु उससे सवाल किया, ये कार तुम्हारी अपनी है? रवि जवाब दिया, नहीं, दोस्त की। मनु फिर से सवाल किया, ये कपड़े तो खुद के हैं ना? रवि जवाब दिया, हाँ, मेरे ही है। मिष्टी बोली, सारी बातें यहीं करनी है क्या? चलो अंदर चलो। चलिए भैया। रवि मिष्टी का घर, मिष्टी का हाथ मांगने गया था। मिष्टी के फादर ने कैजुअली क्वेश्चंस किए, लाइक क्या करते हो, कितना कमाते हो, फैमिली में कौन कौन है, फ्यूचर गोल्स एज वेल। मनु बीच बीच में गुगली कर रहा था। मिष्टी इतना कमाती है, मिष्टी ये करती है, दिस दैट, मतलब हर एक पॉइंट जिससे मनु रवि को नीचा दिखा सके। रवि मिष्टी की ओर देखा, वो भी बार बार खुद को रवि से कंपेयर होते देखकर ऑकवर्ड महसूस कर रही थी। रवि से रहा नहीं गया, वो बोल बैठा, क्या आपने मुझे यहाँ इंटेरोगेट करने इसलिए बुलाए हो ताकि आपको मौका मिले हर बात पे मुझे नीचा दिखाने का और आप करो? मनु का ईगो हर्ट हो गया। वो बोला, तुम्हें ऐसा लगता है? मैंने क्या गलत कहा? जो सच है वही तो कहा। वैसे भी तुम हो ही क्या मेरी बहन के सामने?
रवि बोला, मेरी बहन कहती है मेरे मार्क्स मेरे नॉलेज डिफाइन नहीं कर सकते। मेरे अंकल कहते हैं मेरा इनकम मेरा कैरेक्टर नहीं डिफाइन कर सकता। मेरा दोस्त कहता है मेरा प्रोफेशन मेरा बिहेवियर नहीं बता सकता। मेरी फ्रेंड मुझसे कहती है मेरा लुक मेरा सेंसिटिविटी नहीं शो कर सकता। मन्नू बोलता है, तो तुम ऐसी उलझी उलझी बातों के जरिए मेरी बहन को फंसाए हो? रवि बोलता है, देखिए भैया। मन्नू कंटिन्यू रहता है, सब जानता हूं, मेरी बहन से नहीं इसके पैसों के लिए इसके पीछे पड़े हो। रवि बोलता है, मुझे दहेज नहीं चाहिए। ओह, तो खूबसूरती के कारण पागल हो? रवि सनक जाता है और खड़ा होकर ऊंचे स्वर में बोलता है, आप समझ क्या रखे हैं? मुझे जलील करने के लिए बुलाए हो क्या? मन्नू गुस्सा में आ जाता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, तो मेरे ही घर में आके मुझे ही आंख दिखा रहा है? रवि मिष्टी की ओर देखता है, उसके आंखों में उसे डर दिखाई देता है। समझना थोड़ा मुश्किल है कि किस बात का डर। रवि का मनु से झगड़ा होगा इस बात का डर, मनु रवि का बुरा हाल करेगा इस बात का डर, या मिष्टी के लिए रवि से मिलने को तैयार होना पड़ा इस बात का जो गुस्सा है सब में, खासकर मनु में, इस बात का डर। रवि मिष्टी को देखकर नरम हो गया और वो मनु का हाथ आराम से पकड़ा हटाने के लिए। मनु का हाथ भी लूज हो गया, दोनों बैठ जाते हैं। रवि बोलता है, आप मुझसे क्या चाहते हो ये क्लियर करो। मनु बोलता है, मेरी बहन को पाने की तुम्हारी औकात नहीं है, ये हर मामले में तुमसे बेहतर है, इसलिए तुम्हें उल्टा दहेज देना होगा। मिष्टी रोकना चाहिए। भैया। मनु बोला, तुम शांत रहो, बीच में मत बोलो। रवि बोला, आपके हिसाब से आपकी बहन के लिए मुझे लगभग कितना देना होगा? मनु तुरंत बोला, 20 लाख। रवि माथा झुकाकर इस बात पे मन ही मन हंसा, जिसे मिष्टी भी नोटिस की। फिर रवि बोला, किसी चीज की कीमत बस उसकी कदर करने वाला ही जान सकता है। मैं अग्रिमा को पाने के लिए खुद को इसके नाम कर सकता हूं। मिष्टी के फादर मनु के कंधे में हाथ रखकर मनु को कुछ भी बोलने से रोकते हैं और बोलते हैं, क्या मतलब? रवि बोलता है, मैं मिष्टी पे कभी अपना डिसीजन नहीं थोपूंगा, वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है, वो जो करना चाहेगी कर सकती है, वो जैसे रहना चाहती है रह सकती है। इससे फैमिली से अगर कोई परमिशन चाहिए हो मैं दिलाऊंगा, इसके चाहतों के रास्ते का कांटा मैं नहीं बनूंगा, इसे आगे मैं लेके जाऊंगा। सभी लड़की को जिंदगी में सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। अगर ये मेरा हाथ थामेगी तो कुछ भी पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। मैं इसे वैसे एक्सेप्ट करूंगा जैसे ये आज है। मेरे लिए इसे बदलने की जरूरत नहीं होगी, ना किसी चीज को पीछे छोड़ने की जरूरत होगी। मनु बोलता है, ये तो कोई भी कर सकता है। मनु के फादर मनु के कंधे को अपने हाथ से दबाते हैं शांत करने के लिए। रवि आगे बोलता है, बस मेरा एक कंडीशन है। मनु पूछता है, क्या? रवि बोलता है, इसे मेरे घर को अपना ससुराल नहीं बल्कि अपना ही घर समझना होगा। मेरे माता पिता को वैसे मानना होगा जैसे ये अपने माता पिता को मानती है। मनु बोलता है, मतलब तुम्हारे पास मेरी बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं है? चलो तब छोटी सी ही चीज मांगता हूं, तुम अपना प्रॉपर्टी मेरी बहन के नाम लिखवा सकते हो। रवि बोलता है, एवरी रिलेशनशिप इज डिपेंडेंट अपॉन ट्रस्ट। मनु बोलता है, शायद तुम्हें मिष्टी पे ट्रस्ट नहीं है। रवि मिष्टी की ओर देखा, उसके माथे पे चिंता की लकीरें थीं। रवि बोला, मुझे लगता है आपको मुझे एक बार कम से कम जानना और समझना चाहिए। मनु बोला, और जानना ही क्या है? तू है क्या? तेरी औकात क्या है जो मैं तुझे अपनी बहन के करीब भी आने दूं? रवि बोला, इट डिपेंड्स अग्रिमा क्या चाहती है। मनु ताव में आके बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मिष्टी क्या चाहती है? मैं उसे तुम्हारी नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रवि भी खिसिया के बोल दिया, शादी मुझे उससे करनी है, आपसे नहीं। हर एक शख्स जो उसे प्यारा है उसकी मैं कदर करता हूं, वरना एक बार अगर वो चाहे ना तो आपको बांध के आपके सामने साथ फेरे लूंगा। मनु का कंट्रोल छूटा, वो रवि का कॉलर पकड़ के एक झापड़ खींच के लगाया। रवि का हाथ भी मारने के लिए उठा कि तभी मिष्टी चिल्लाई, प्लीज स्टॉप इट। रवि मिष्टी को इस तरह देखकर शांत हो गया। वो फिर से मनु का हाथ आराम से हटाते हुए बोला, आई थिंक कि मेरा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। रवि मिष्टी को देखा, उसके आंखों में आंसू थोड़े बहुत आ गए, मगर इतने नहीं कि बहे ही जाएं। रवि घर से बाहर निकला, पीछे मिष्टी भी निकली। अब तुम उसके पीछे कहाँ जा रही हो? ये बोलते हुए मनु भी पीछे निकला। कार की डोर खुल नहीं रहा था। उसने विंडो पे एक पंच मारा अंदर से लॉक खोलने के लिए। उसका दोस्त चौंका और अपने कान से हेडफोन निकालते हुए बोला, ये क्या हुआ? क्या हो गया बे? तब तक रवि अंदर बैठ चुका था, मगर गुस्सा अभी भी उसके अंदर था। वो बोला, दिन भर हेडफोन लगा के खाली फोन में बिजी रहता है, हो गया बात? कार स्टार्ट करो। विंडो डाउन करते हुए उसका दोस्त कार स्टार्ट करने के साथ साथ कुछ बोलने ही वाला था कि उसे मिष्टी रवि का हाथ देखने के लिए कार के विंडो से अपना हाथ अंदर करते हुए देखी। रवि अपना हाथ देने से मना कर दिया और बोला, आई एम एबल टू केयर माई सेल्फ, डोंट वरी। वो मनु की तरफ देखकर बोला, इसके शादी का कार्ड मुझे जरूर देना, डोंट वरी, मैं बिगाड़ने नहीं आऊंगा।
बस मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इसके लिए इंतज़ार करने की जगह अपने लाइफ में अब मेरा आगे बढ़ने का समय आ गया है। और मनु का नींद टूटा। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, सांसें तेज हो गई थी। अभी तक जो आपने इस पैरा में पढ़ा वो उसका महज एक सपना था। ऐसे अचानक मनु के नींद से उठकर बैठने के कारण मानी को भी इस चीज का थोड़ा एहसास हुआ। उसकी भी नींद टूट गई। वो मनु से पूछी कि क्या हुआ, जिस पर मनु अपने पास एक जली हुई कवर वाली डायरी दिखाया, जो कि मिष्टी की डायरी थी। आप भी ये सोच रहे होंगे कि मिष्टी की डायरी मनु के पास कैसे गई। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब मनु अपना बाइक गैरेज में पार्क करके घर के अंदर जाने वाला था, उसे आग के सामने बैठने को मन हुआ। इसलिए वो दरवाजे के पास से उधर मुड़ा जहां मिष्टी बैठी हुई थी। वहां पर आग अभी भी जल ही रहा था। वो वहां गया, सामने बैठा, तो उसे रबर जैसी कोई चीज के जलने का बदबू आया, जो कि बहुत ही खराब बदबू था। मनु ने आधी जली लकड़ी से उसे निकालकर साइड करना चाहा, जिससे टटोलते हुए वो डायरी निकली, जिस पर चढ़े मोटे कूट और उसके ऊपर के कवर के कारण अंदर के आग पहले उसके बाहरी हिस्सों में पकड़ा और मिष्टी के वहां से गए 2-4 मिनट ही हुए थे। इसलिए कवर भी ठीक से नहीं जला था, बस किनारे थोड़े बहुत जल गए थे। मनु डायरी को उठाया, उसे पलटा, देखा वो मिष्टी की डायरी है, तो उस पर धीरे धीरे बढ़ रही हल्की चिंगारी को झाड़ दिया, जिससे आग पूरी तरह से बुझ गई। फिर उसे उठाया, डायरी खोला, खाली पन्नों को खोला और फाड़कर आग में फेंक दिया। इसके बाद डायरी को अपने जैकेट में छुपाकर वहां से चला गया। मानी के सो जाने के बाद उस डायरी को निकाला और पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई और उसे ये ड्रीम आया। मनु मानी के तरफ मिष्टी की डायरी को आगे बढ़ाया। मानी बोली, मुझे पता है कि इसमें क्या लिखा होगा। मुझे पता है कि मिष्टी के लाइफ में अभी क्या चल रहा है, इसीलिए मुझे इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मनु पूछा, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो क्या चाहती है? मानी बोली, क्या उसमें ये उसने लिखा है कि उसे क्या चाहिए? मनु सोच में पड़ गया। मिष्टी ने कहीं नहीं लिखा कि उसे रवि चाहिए या ध्रुव उसे परेशान कर रहा है। उसने बस अपने दिल की बात और अपने पर्सपेक्टिव को अपनी डायरी में लिखा। अपने डिजायर, अपने एक्सपेक्टेशंस को उसने नहीं लिखा। इसलिए मनु ये सवाल सुनकर सोचने लगा। मानी बोली, देखिए, सबसे पहले तो उसे हमसे ये क्लियरली कहनी चाहिए कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम अज्यूम करेंगे वो बस हमारा पर्सपेक्टिव होगा। हम कंप्लीटली कैसे जान सकते हैं कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है या उसके दिल में किसके लिए क्या फीलिंग्स है, जब तक कि वो खुद ये बात क्लियर ना करे? मनु बोला, कहा जाता है कि एक औरत के दिल की बात एक औरत ही समझ सकती है। मैं भले मिष्टी को ना समझ पाऊं, मगर तुम उसकी भाभी हो, तुम तो उसे समझ ही सकती हो। उसके लिए सही गलत को समझकर फैसले भी ले सकती हो। तुम्हारा हक भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। मानी बोली, मिष्टी के लड़खड़ाते लाइफ को सही करने का अभी मेरे समझ से 2 तरीके हैं। फर्स्ट, मिष्टी को संभलने का मौका दिया जाए, उसे अपने लाइफ के फैसले खुद लेने दें। सेकंड, उसके लाइफ के फैसले हम लें और उसमें ढलने में हम मदद करें। अगर वो हमारी बात को मानकर शादी करती है, तो मैं उसे उसके इस नए जीवन के अकॉर्डिंग ढलने में मदद कर सकती हूँ। मगर अगर उसे अपने अकॉर्डिंग फैसले लेने दिया जाए, तो शायद हम उससे बहकने और भटककर गलत डिसीजन लेने से ना रोक पाएं। जैसा उसका पास्ट रहा है उसके हिसाब से तो मेरे फेवर में जो था, मैंने उसे चूज किया। मनु सोचने लगा, फिर बोला, अच्छा सो जाओ। और वो लेटकर सोचने लगा और सोचते सोचते सो गया। मनु सुबह उठा और उठते ही किसी को कॉल किया। कॉल रिसीव होने पर वो बोला, अभी के लिए मिष्टी के रिश्ते की बात को पोस्टपोन कर दीजिए। अभी हम मिष्टी की शादी नहीं करवाएंगे। आप लड़के वालों को मना कर दीजिए। उधर से जवाब आया, सोच लो, इससे तुम्हारे घर वालों की छवि खराब हो सकती है। मनु बोला, सोच लिया, मुझे लोगों की ज्यादा परवाह नहीं। मिष्टी के खुशी से ज्यादा मेरे लिए और कुछ भी मायने नहीं रखता। और कॉल कट कर दिया। फिर मनु दूसरा कॉल डायल किया कि तभी किचन से मानी आवाज दी, नाश्ता तैयार है, सभी आ जाओ। मनु जोर से बोला, हाँ आ रहा हूँ, मेरे लिए चाय बना देना। कॉल रिसीव हुआ, आवाज आई, हेलो। मनु बोला, रवि? रवि बोला, हाँ। मनु बोला, रवि, पिछली बार मैंने जो किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुम्हारे उस दोस्त से भी जिसने उस दिन कॉल रिसीव किया था, हो सके तो तुम्हारे पूरे ग्रुप से। रवि बोला, ठीक है, आप शाम 4 बजे सी बीच पे आ जाइए, हम लोग आज वहीं मिलेंगे। मनु बोला, वैसे तुमने मुझे पहचाना तो सही ना कि मैं कौन हूँ? रवि बोला, हाँ, आपका नंबर सेव है। मनु बोला, ठीक है, बाय। रवि बोला, बाय, और कॉल कट कर दिया। मनु बाथरूम गया फ्रेश होने, फिर उसके बाद नाश्ता करने बाहर गया। टेबल में बैठते ही मानी पूछी, क्या बात है, आज बहुत मुस्कुरा रहे हो? मनु मानी की तरफ नजर उठाया, फिर मिष्टी को देखकर और मुस्कुराने लगा।
जिस पर मिष्टी अपने मुंह से की और माथा झुकाकर खाने लगी। मानी बोली, लगता है अभी भी नाराज है। मनु बोला, शाम को हमें कहीं जाना है मिष्टी, 4 बजे, तैयार रहना। मिष्टी कुछ नहीं बोली, नाश्ता खत्म की और वहां से चली गई। मानी धीमी आवाज में दबाकर पूछी, आपने इसकी डायरी का क्या किया? मनु आहिस्ते बोला, टेंशन मत लो, उसे मैं आराम से बैठकर पूरी तरह जला दूंगा, जैसा मिष्टी चाहती थी। शाम 4 बजे सी बीच पर सतीश रवि से, तुम हमें यहाँ क्यों बुलाए हो आज? हम तो झील पे मिलने वाले थे ना? राजेश मुस्कुराते हुए बोला, है कुछ स्पेशल? कोमल बोली, स्पेशल? और वो भी तुम्हारे हिसाब से? तब तो जरूर कुछ अनसर्टेन होने वाला है। रुद्र खुश होकर बोला, तब तो जरूर कुछ एक्साइटेड होने वाला है। हिमाद्री रिक्वेस्ट करते हुए बोली, देखो मुझे और भी जानने को मन कर रहा है, सब्र नहीं हो रहा, बताओ ना क्या बात है। रुद्र बोला, सब्र रखो, एक्साइटमेंट का मजा तो सब्र के बाद ही आता है। मनु मिष्टी के साथ आए। हिमाद्री सरप्राइज होते हुए पूछी, अरे अग्रिमा, तुम यहाँ, वो भी अपने भैया के साथ? अग्रिमा बोली, भैया मुझे यहाँ लड़के से मिलवाने आए हैं जो आगे जाके मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा। मनु बोला, क्या? मैंने तुम्हें ऐसा कब कहा? सतीश पूछा, तो आप लोग यहाँ क्यों आए हो? मनु बोला, मिष्टी का मूड ठीक नहीं था तो सोचा कि घुमा लाऊं, और आजकल इसको भैया से ज्यादा अपने दोस्त प्यारे हैं, तो सोचा कि इसके दोस्तों की ही मदद ले लूं इसका मूड ठीक करने में। मैं तो सबको जानता नहीं था, इसलिए रवि को कॉल किया तुम लोग से मिलने के लिए। कोमल पूछी, तो आज का प्लान आपका है? मनु बोला, इनडायरेक्टली अगर देखो तो हाँ, आज की शाम मेरी प्यारी बहन के नाम। हिमाद्री बोली, आई एम सरप्राइज्ड। बाकी रुद्र, सतीश, कोमल भी पूछे से बोले, वी टू। कोमल पूछी, मगर अग्रिमा अभी जो शादी की बात की वो? मनु बोला, शादी? किसकी शादी? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मिष्टी की शादी मुझसे पूछे बगैर सेट कर रहा है? मैं ऐसा होने दूंगा क्या? मिष्टी पूछना चाहिए कि मगर वो के बीच में मनु रोक दिया और बोला, मैं आंखें पोंछूं अगर तुम्हारी तो बताओ कि कब तक? मैं जज्बात समझूं अगर तुम्हारी तो अनकहे आखिर कब तक? कभी तो आंसुओं को तुम्हें रोकना होगा, कभी तो तुम्हें खुद को संभालना होगा। हिम्मत करना होगा तुम्हें थोड़ी और अपने बातों को कहना होगा। मजबूत करना होगा खुद को और खुद को हिम्मती करना होगा। मनु आगे बोला, तुम्हारी शादी तभी होगी जब तुम चाहोगी, अगर ना करने का मन करे तो कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। एवरीवन क्लैप्स इन हिज लाइन्स। मनु कंटिन्यूड, मिष्टी के आंसुओं को पोंछते हुए, अब अपने इन बहते हुए आंसू हटाओ और अपनी प्यारी सी स्माइल दो, कब से तड़प रहा हूं इन्हें मैं देखने के लिए। He turned around himself at rest of the people and continued, Oh, by the way, may you all doesn't know who I am. Hey, I am Abhimanyu, a soldier. But तुम लोग मिष्टी के दोस्त हो, इसलिए तुम लोग भी मुझे अपना बड़ा भाई ही समझो। कोमल बोलती है, वैसे भैया, हमें अग्रिमा से एक शिकायत है। ये हमसे अपने दिल की बात कभी शेयर नहीं करती, हमेशा अपनी फीलिंग्स को खुद में छिपा कर रखती है। अभिमन्यु सेज, ओह, इट्स हर मेजर प्रॉब्लम। रुद्र बोलता है, आगे से अगर इसे हमारी ग्रुप को ज्वाइन करना हो तो हमारी शर्तों को मानना होगा। मनु पूछा, क्या? राजेश बोला, अगर गुस्सा आए तो मन में दबाएगी नहीं, सीधा जो मन में आए वो करेगी। सतीश बोला, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो हेल्प लेने में हिचकिचाएगी नहीं। रुद्र बोला, किसी से भी डरना नहीं है, ना हमारे सामने कुछ भी बोलने से और ना लोग क्या बोलेंगे इस बात को सोचकर। कोमल बोली, अगर कुछ भी दिल में बात हो जो तुम्हें सता रहा हो, बेहिचक बोल सकती हो, हम तुम्हारे मन की क्लैरिटी में हेल्प करेंगे। हिमाद्री बोली, यूं बात बात पे अपना थोपड़ा मत लटकाया करो, कौन चोर तुम्हारी खुशियां चुराता है बता कर तो देखो, उसका जीना हराम कर देंगे हम। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराती रहो। एट लास्ट रवि बोला, हम तुम्हारी फैमिली पर्सनल मैटर को समझने या डिसीजन लेने में तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, मगर उसे सॉल्व करने में कोई हेल्प नहीं करेंगे। उन प्रॉब्लम्स को तुम्हें खुद ही संभालना होगा। अग्रिमा बोली, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अभिमन्यु बोला, वाओ, दैट्स ग्रेट, इस बात पे तो पार्टी होना चाहिए आज मेरे तरफ से। रोड के किनारे मौजूद रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करते हुए बोला, वहां हो जाएगा क्या? राजेश बोला, हाँ हो जाएगा। रवि, तुम इनके साथ जाकर टेबल खाली करवाओ, हम पीछे से 5 मिनट में आते। रवि बोला, ठीक है, चलिए भैया, और वो मनु और मिष्टी के साथ वहां से चला गया। वाह,
फाइनली सब कुछ सही हो ही गया। देयर इज़ अ हैप्पी एंडिंग। कहीं आप लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा ना? ज़रा रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी भी इस किस्से का कुछ हिस्सा अभी शेष है। कोमल पूछी, तुमने हमें बहाने से उनके साथ जाने से क्यों रोका राजेश? आखिर बात क्या है? राजेश बोला, मुझे रवि और अग्रिमा को लेकर कुछ ठीक नहीं लग रहा। हिमाद्री बोली, क्या मतलब? आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज शॉर्टेड। राजेश बोला, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। हमारा एजम्पशन बस एक पर्सपेक्टिव होता है। जैसे ही फैक्ट्स बदल जाएंगे, रिजल्ट बदल जाएगा। रुद्र बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो ना। राजेश बोला, रवि और अग्रिमा अब पहले के जैसे नहीं रह सकते। उनके पर्सनल लाइफ में अब घरवालों का एंट्री हो चुका है और हमारा भी। अब हर चीज को उन्हें कोऑर्डिनेट करते हुए आगे बढ़ना होगा। इस 2 पर्सन के इंडिविजुअल लाइफ को, यानी कि अग्रिमा और उनकी फैमिली, और रवि के साथ हमें उन दोनों को बैलेंस एंड एडजस्ट करते हुए चलना होगा। आखिर इसे ही तो रिलेशनशिप कहते हैं। अब वो दोनों अनजाने में ही सही, मगर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को निभाएंगे। भले इस रिलेशनशिप का नाम वो बस फ्रेंडशिप ही दे। हिमाद्री बोली, आई थिंक कि राजेश करेक्ट बोल रहा है। मेरा भी इस बात पर ध्यान नहीं रहा कि रवि और अग्रिमा दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। रवि इस बात को एक्सेप्ट भी कर चुका है और अग्रिमा के बिहेवियर से शो होता है। अब उनके बीच कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, इसलिए अब उनके बहकने और लाइफ में भटकने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। कोमल बोली, ऊपर से अगर समाज का कोई कमेंट उनके माइंड पे कोई इफेक्ट डाला तो उनके बीच का बैलेंस उस पर भी बिगड़ सकता है। सतीश बोलता है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। रुद्र बोला, नहीं सतीश, ये सही बोल रहे हैं। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। हर किसी का सेल्फ कंट्रोल तुम्हारे जैसा नहीं होता। हिमाद्री बोली, रवि अभी तक नहीं भटका क्योंकि अभी तक उसके साथ ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था, मगर अब उसका सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल कैसा है ये तो वक्त ही बताएगा। कोमल बोली, तो आगे क्या करना है? सतीश बोला, उन दोनों को सिचुएशंस के बारे में समझाएं। रुद्र बोला, या तुम्हारा उन दोनों को स्लोली सेपरेट करने का इरादा है? राजेश बोला, कुछ भी नहीं। सतीश पूछा, क्या मतलब? राजेश बोला, जैसा चल रहा है चलने दो। हिमाद्री बोली, मतलब हमें उनके पर्सनल मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करना है। कोमल बोली, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं रखना है? राजेश बोला, नहीं, हम उन्हें इम्पोर्टेंस देंगे, बट जस्ट एज अ फ्रेंड, जैसे हम सभी एक दूसरे को पहले से देते आए हैं। मगर इसके अलावा उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है उसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना है। हम बस उनको फॉलो करेंगे। वो जैसा डिसीजन लेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे। हिमाद्री बोली, अग्रिमा हमारे ग्रुप में न्यू है, मगर हमें उसे वैसे ही ट्रीट करना होगा जैसे कि हम बाकियों के साथ करते हैं। उसे हमारे साथ एडजस्ट करने में टाइम लगेगा और हम उसे देंगे। कोवल, सतीश और रुद्र एक साथ बोले, ओके, डन। और फिर सभी एक के ऊपर एक का हाथ रखकर आपस में इसे प्रॉमिस किए और रेस्टोरेंट की ओर चले गए। खाना खाकर सभी रेस्टोरेंट से बाहर निकले। मनु बोला, रवि, मिष्टी को घर ड्रॉप कर दोगे? मुझे कहीं थोड़ा कुछ काम है। मगर इसके साथ कुछ रवि बोलने ही वाला था कि राजेश अपनी बाइक का चाबी उसके सामने झुलाते हुए उसे ले जाने का इशारा किया। वो दोनों चले गए। मनु भी चला गया, रुद्र और हिमाद्री भी चले गए। राजेश बोला, चलो, शाम अभी तक हमारा ढला नहीं है। सतीश बोला, क्या मतलब? राजेश बोला, चलो बीच पर, फिर बताता हूँ। राजेश, उसके बाएं ओर कोमल और दाईं ओर सतीश पैर पसार कर बैठ गए। कोमल बोली, क्या बात है, आज बहुत मुस्कुरा रहे हो, मगर तुम्हारी आंखों में है खलिश कैसा? राजेश बोला, शिवी इज बैक इन माई लाइफ। सतीश बोला, वाह, ये तो अच्छी बात है। राजेश बोला, पता नहीं क्यों, पर मेरी ये इच्छा तो थी कि वो मेरे लाइफ में वापस आए, कम से कम 10 मिनट या उससे भी कम, बस 2 मिनट के लिए। मुझे पता था कि बीती यादों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं। मैंने जो उस वक्त उसके साथ बिहेव किया या बाद में उसे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की, इसके लिए शायद वो कभी मुझे माफ़ ना करे, मगर कम से कम वो जो एक आखिरी पल मुझे मिलता, मैं उसमें खोकर रहता। कहने को तो कुछ भी उसे न कहता, मगर उसमें खोकर बस उसे ही निहारते रहता। कोवल बोली, ऊपर वाले ने तुम्हारी बात सुन ली और तुम्हें सिर्फ 10 मिनट नहीं बल्कि उससे बहुत ज्यादा दे दिया। राजेश बोला, यही तो प्रॉब्लम है, उसका मेरे लाइफ में वापस आना मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। अब मुझे पता ही नहीं कि आगे क्या करना है। मुझे वैसा फील नहीं होता जो पहले होता था।
अब सब कुछ से मेरा मोह टूट गया। सतीश बोला, तो आगे क्या सोचा है? फिर से उसे हर्ट करके उससे दूर होने का? राजेश बोला, नहीं, उसे जीने का मन है, इस ढलते हुए शाम की तरह, जिसकी लालिमा कितनी खूबसूरत है। जो मेरी ख्वाहिशें कौन कौन सी अधूरी रह गई हैं, उन पर से ध्यान हटाकर बस कुछ पलों के लिए ही सही, मगर खुद में खोने का एहसास कराती है। जिसके बारे में मुझे पता है कि ये बस कुछ पलों के लिए ही है और अगले पल नहीं रहने वाली, मगर फिर भी अंत तक इसके साथ रहने का एहसास देती है और जाते जाते अलविदा कहकर सुकून से सोने का एहसास देती है। राजेश की इस भाव को आप कृष्ण के लिखे कविताएं, शाम की लालिमा, अधूरी ख्वाहिश, उसे आगे बढ़ना अच्छा लगता है और अलविदा मेरे हमसफ़र में पढ़ सकते हो। पर ज़रा रुको, अभी इतना जल्दी कहाँ चल दिए? क्लाइमैक्स अभी खत्म हुआ है, एंड क्रेडिट अभी नहीं जानना क्या? अभिमन्यु मिस्टर मेहता के घर में उसके सामने बैठा हुआ है। ड्राइंग टेबल में मिस्टी की आधी जली हुई डायरी रखी हुई है और मनु सवाल करता है, सर मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने किया, मगर फिर भी मेरे मन में एक डाउट हो रहा है कि जो मैंने किया क्या वो सही किया या फिर गलत? मिस्टर मेहता कहते हैं, देखो मनु, सही गलत बस एक पर्सपेक्टिव है जो कि फैक्ट्स पर डिपेंड करता है कि हम कितना जानते हैं या कितना उन्हें समझते हैं। ये जैसे ही बदल जाएंगे हमारे पर्सपेक्टिव भी बदल जाएंगे, साथ ही हमारा सही गलत का चॉइस भी। You're not in my place. You can't understand my feelings and situations. Whenever anyone can use this statement, try to find out the reason कि वो ऐसा क्यों बोला. This statement have deep meaning which vary over time, situations and person. There is must some facts or reasons exist which another person can never understood without analyze through their perspective and their experiences. जैसा कि तुम्हें मानी ने कहा कि उसके पास 2 ऑप्शन थे, सेम तुम्हारे पास भी थे। बस इसे अच्छे से समझो। फर्स्ट में अगर तुम मिस्टी की लाइफ का डिसीजन लेते हो तो मानिए उसमें खुद को एडजस्ट करने के लिए मिस्टी की हेल्प कर देगी, मगर मिस्टी को इस बात की हमेशा मन में गिल्ट रहेगा कि उसने अपनी फैमिली के लिए खुद के अरमानों का गला घोंटा है। और सेकंड में अगर वो खुद से कोई डिसीजन लेती है तो अपने डिसीजन के लिए हमेशा खुद को रिस्पॉन्सिबल मानेगी, जो कि शायद तुम्हें बुरा लगे। मगर दोनों चीज़ में एक चीज़ पर ध्यान दो, और वो है तुम्हारे और मिस्टी के रिलेशन पर। फर्स्ट में हमेशा उसे ये लगेगा कि किसी को उसकी परवाह नहीं, इसलिए वो अपने लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम्स तुम लोग से शेयर नहीं करेगी। उसके साथ जो कुछ भी होगा वो उसे अपनी किस्मत मानकर एक्सेप्ट कर लेगी, वो कभी खुद के लिए फाइट करेगी ही नहीं। और सेकंड में उसे ये एहसास रहेगा कि कोई है उसके पीछे, इसलिए जब भी वो लाइफ के किसी भी टेस्ट में हारेगी फिर उठ खड़ा होगी कि उसके पीछे कोई है। वैसे जो तुम किए हो, तुम्हें हमेशा तैयार रहना होगा ज़माने से अपने बहन को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि ज़माना इन चीज़ों को फ़िलहाल सही नहीं मानता, इसलिए एटलीस्ट वो मेंटली टॉर्चर तो करेंगे ही। मनु बोला, ये तो मुझे अब हमेशा करना होगा ना? मतलब हमेशा लड़ते रहना होगा क्योंकि इससे हम कभी जीत नहीं सकते? क्या मुझे अपना डिसीजन बदल देना चाहिए? मिस्टर मेहता बोले, नहीं, वक्त के साथ ज़माना बदलता है। जिस चीज़ को किसी समय कोई पसंद नहीं करता वही फिर कभी ट्रेंड बन जाता है। उस वक्त अगर याद आए कि किसी समय तुमने जो सैक्रिफाइस किया ज़माने के डर से, वही आज ज़माने में ट्रेंड बना हुआ है, तो गिल्टी महसूस होगा। इसलिए बस इंतज़ार करो। जो लोग अभी ताने मारेंगे उनका समय बहुत जल्द निकल जाएगा, जिनका समय आएगा वो प्रेरणा लेंगे, और जो इसे ट्रेंड मानेंगे उन्हें तो कुछ भी पता ही नहीं होगा इस ज़माने के सोच के बारे में। कोमल घर वापस आ गई। मिस्टर मेहता बोले, आज काफ़ी लेट हो गया ना? कोमल बोली, बस पापा इवनिंग बहुत ही खूबसूरत था तो हो गया आज थोड़ा लेट। उनकी नज़र मनु पे गई। आप? मिस्टर मेहता बोले, ये अभिमन्यु है, मेरा एक स्टूडेंट, अभी एक सोल्जर है। कोमल बोली, हाँ जानती हूँ, मेरी फ्रेंड के भैया हैं। अभिमन्यु बोला, सर अब मुझे चलना चाहिए, मानी मेरा घर पे वेट कर रही होगी, और सामने से मिस्टी की डायरी उठाकर अपने जैकेट के पॉकेट में भर लिया। मिस्टर मेहता और कोमल गुड नाइट विश किए। अभिमन्यु भी गुड नाइट बोलकर चला गया। बस ये पार्ट यहीं पर खत्म हुआ। जिन्होंने हमारे साथ बस इस कहानी को पढ़ा उन्हें अब सिंपल एंडिंग लग रहा होगा, और जो शुरू से इसे पढ़ते आ रहे होंगे उन्हें एंडिंग फिर से समझ नहीं आया शायद। अब्सर्ड लिटरेरी वर्क की यही तो खूबी होती है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं स्टोरी के एंडिंग को लेकर,
इसलिए खुद सोच लो कि आगे क्या होना चाहिए। कृष्ण चाहता था कि वो अपने स्टोरी के माध्यम से अपना सब्जेक्ट को सबके सामने रखे। उसने रख दिया। अब अपने हिसाब से सोच लो कि क्या सही है और क्या गलत है। अब मुझे विदा दो, मैं तो चला अब आगे बढ़ने। अब कृष्ण के इमेजिनरी वर्ल्ड के दूसरे कैरेक्टर्स की स्टोरी पढ़ने। याद है ना कि मैं समय हूँ, न किसी के लिए कभी रुका हूँ, न कभी रुकूंगा। जो मेरे साथ चलेंगे वो मेरे साथ होंगे, नहीं तो जो कहीं ठहर जाएंगे वो वक्त में पीछे छूट जाएंगे। One's end is always another's beginning. This audiobook is the compilation of the bilingual story Hamdard Sakoi, Bhag 10, Diary of Agrima, written by Anne-Alone Krishna, published on Valentine of 2020. ये कहानी आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रिव्यू के लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है। Bhag 10.0, that is Prelude or Background Setup, had published on 9th February 2020. Bhag 10.1, that is From Diary of Agrima, had published on 13th February 2020. Bhag 10.2, that is Perspected Endings, had published on 14th February 2020 on Anne-Alone Krishna's blog, krishnakunal.blogspot.com. The narration of this audiobook has generated with the help of Google AI text-to-voice model. अगर ये आपको पसंद आए तो इसे आप अपने सोशल मीडिया आईडीज़ में ज़रूर शेयर करें। अगले अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।